अध्याय 11 यह उसकी दृष्टि की परीक्षा है। तियानजियाओ सम्मेलन की घटनाओं के बारे में जानने के बाद बाई रुक्स्यू ने सुजुए के साथ कुछ समय बिताया और फिर सुजुए के निवास को छोड़ दिया। एक दिन बाद जब सुजुए ने सिस्टम के पुरस्कारों का निपटारा कर लिया तो प्रस्थान का समय आ गया। सुजुए ने अपने गुरु को विदाई दी और उसे पता चला कि उसे और 4 बुजुर्गों के शिष्यों को तलवार संप्रदाय के चौक में इकट्ठा होना होगा। चौक की ओर जाते समय सुजुए को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की आंखें उसके प्रति भय से भरी हुई थीं और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये सामान्य बात है, सुजुए ने कहा कि वह इसका आदी है। अपनी खलनायक की भूमिका को अच्छी तरह से निभाने के लिए उसने बहुत सारी चालें चली और अपने साथी कनिष्ठ भाइयों और बहनों को उन कुछ दिनों के दौरान धमकाया जब उसकी छोटी बहन दृश्य में आई थी। यहाँ तक कि उसके कुछ वरिष्ठ भाई बहन भी सुजुए की पहचान से डरते थे और उसके अहंकार और प्रभुत्व पर आंखें मूंद लेते थे। तय स्थान पर पहुंचने के बाद सुजुए को वहां कोई भी उसका इंतजार करते हुए नहीं मिला। जब वह सोच ही रहा था कि क्या उसने गलत जगह और समय याद कर लिया है, तभी उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई। माफ कीजिए, क्या आप जूनियर ब्रदर सुजुए हैं? सुजुए ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। उसके बाल लाख की तरह काले हैं और उसकी त्वचा जैद की तरह सफ़ेद है। त्वचा गोरी है और मोती जैसे धब्बे हैं। उसकी सुंदर आंखों में एक चमक थी। वह उसके पीछे खड़ी थी और डरते डरते उसे देख रही थी। यह एक युवा लड़की है जिसका रूप गुरु और छोटी बहनों से कम सुंदर नहीं है। जब सुजुए अनके को देख रहा था, अनके भी सुजुए को देख रहा था। आने से पहले उसने सुना था कि सुजुए एक बिगड़ल, आकर्षक और कामचोर व्यक्ति था। लेकिन अब जब मैं उसे देखता हूं तो वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए, काले बाल ऊपर बांधे हुए, सुंदर और असाधारण स्वभाव वाला होता है। काली और सफ़ेद आंखें स्पष्ट, चमकदार, शांत और कोमल हैं। अभी भी एक सुंदर और आकर्षक युवक। वरिष्ठ बहन अनके, सुजुए ने संकोच से पूछा। उसके आने से पहले उसके गुरु ने उसे बताया कि चौथे एल्डर की प्रत्यक्ष शिष्या का नाम अनके है, इसलिए वह उसे वरिष्ठ बहन अनके कह सकता है। यह मैं हूँ। जब अनके ने सुजुए का सुंदर चेहरा देखा तो उसकी आंतरिक चिंता थोड़ी कम हो गई। ये छोटा भाई उतना बुरा नहीं लगता जितना कि अफवाहें कह रही हैं। नमस्ते वरिष्ठ बहन, मुझे बस सुजुए कहिए। सुजुए ने अपना हाथ बढ़ाया और विनम्रता से कहा, नमस्ते, मेरा नाम एनके है। एक क्षण तक हिचकिचाने के बाद अनके ने अंततः उसे हिला दिया। छोटे हाथों को ठंडक और कोमलता का एहसास होता है तथा स्पर्श भी बढ़िया है। हालांकि सुजुए कोई बदतमीज इंसान नहीं था। मुस्कुराने के बाद उसने बस उसे छुआ और फिर अलग हो गया। इस वरिष्ठ बहन की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। सुजुए ने अनके की ताकत की जांच की और पाया कि यह प्यारी लड़की जो कोमल और शुद्ध दिखती थी, वास्तव में वह कोई ऐसी थी जिसे वह नहीं देख सकता था। जाहिर है ये गोल्डन कोर से ऊपर है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कौन सा विशिष्ट स्तर है। इस पर विचार करें तो तियानजियाओ सम्मेलन संप्रदाय के लिए ताज़ा रक्त का संचार करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, तो वे साधारण लोगों को कैसे भेज सकते हैं? ये लड़की जो मूर्ख दिखती है, अच्छी इंसान नहीं है। चलो चलें, जूनियर भाई सुजुए। जब एनके ने सुजुए का शांत और संतुलित चेहरा देखा तो उसने राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से वह ऐसी इंसान नहीं है जिसका दिमाग थोड़ा भी चंचल हो। अगर ऐसा होता तो वह तुरंत ही अपनी बातों या कामों से उसके साथ लापरवाही बरतती। भले ही सुजुए संप्रदाय के गुरु की शिष्या थी, वह कभी भी उनके साथ यात्रा नहीं करती थी। अच्छा, ये देखते हुए कि अब समय नहीं बचा है, सुजुए ने अपना हाथ बढ़ाया और आकाश की ओर हाथ हिलाया। एक सारस की चीख आकाश में गूंज उठी। चमकते पंखों वाला एक बर्फ सा सफ़ेद सारस बादलों से निकलकर उन दो लोगों के सामने उतरा। युनझोंगहे ने अत्यंत शालीनता और विनम्रता से अपना सिर सुजुए की हथेली पर रगड़ा। सुजुए की कोमल हरकतें देखकर अनके की आंखें थोड़ी हिल गईं। सुजुए ने युनझोंगहे के माथे पर हाथ फेरा और उछल पड़ी। ये वह सवारी है जो उसके मालिक युनझोंगहे ने कुछ साल पहले उसे दी थी और उसके साथ उसकी गहरी दोस्ती है। तुरंत सुजुए ने अपना सिर घुमाया और जमीन पर पड़ी अनके को देखा। वरिष्ठ बहन अनके, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहती हैं? शुक्रिया जूनियर भाई सुजुए। भूल जाओ, मैं तलवार उड़ा सकता हूँ। एनके को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे ये भी चिंता थी कि सुजुए रास्ते में उसका फ़ायदा उठाएगा। युनझोंगहे अभी बच्चा है और इतना बड़ा भी नहीं है। उस पर एक आदमी पालथी मारकर बैठ सकता है और 2 लोग भी, लेकिन वहाँ थोड़ी भीड़ होगी। आखिरकार तलवार संप्रदाय में सुजुए की वर्तमान प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नहीं है। उसकी अनगिनत बदनामियां हैं, जैसे बदमाश होना, घमंडी होना और हर तरह की बुरी प्रतिष्ठा। सुजुए ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आनके को मना करते देख उसने कुछ और नहीं कहा और सिर हिला दिया। एनकोर की ताकत के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि सफ़र लंबा है, लेकिन तलवार पर उड़कर पार जाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जूनियर भाई आगे बढ़ेंगे।
सू जुए ने युन झोंगहे को थपथपाया और युन झोंगहे ने आकाश की ओर एक लंबी चीख मारी, अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया, फिर एक पल में गायब हो गया। आनके ने सू जुए को देखा जो बादलों में गायब हो रहा था। उसे हमेशा लगता था कि यह छोटा भाई उतना बुरा नहीं है जितना अफवाहें फैलाई जाती थीं। लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। उसने जो नज़रें उसे दी उनमें कोई तुच्छ या उत्तेजक इरादा नहीं था, बल्कि वह शांत और संयमित थी, बिना किसी अशुद्धता के। सू जुए हर दिन शीर्ष सुंदरियों से घिरी रहती है और कुछ हद तक सुंदर महिलाओं के प्रति उसकी रुचि कम हो गई है। यद्यपि एनकोर वास्तव में बहुत सुंदर थी, लेकिन वह सू जुए को अपना संयम खोने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपना सिर हिलाते हुए और बिना कुछ सोचे अनके ने अपने पैर की उंगलियों को टैप किया, तलवार के ब्लेड पर कदम रखा और करीब से उसका पीछा किया। वैसे भी वे दोनों इन दिनों एक साथ यात्रा कर रहे हैं, इसलिए उनके पास ये पता लगाने के लिए पर्याप्त समय है कि क्या ये छोटा भाई इतना परेशान करने वाला है। बादल में सू जुए युन झोंगहे के शरीर पर बैठ गया, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए और बैठने की तैयारी कर रहा था। यद्यपि आकाश युन झोंगहे का घरेलू मैदान है और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, फिर भी चाओगे शहर तक पहुंचने में उसे 2 दिन लगते हैं। मुझे याद है कि आखिरी बार मैं 3 साल पहले चाओगे शहर गया था। मुझे अपने माता पिता से मिलने घर गए 3 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरे माता पिता कैसे होंगे। यद्यपि सू जुए एक समय यात्री था, लेकिन उन वर्षों के दौरान घर पर जो भावनाएं उसे महसूस हुईं वे झूठी नहीं थीं और वह हमेशा अपने माता पिता द्वारा दिखाए गए दयालुता को याद करता था। रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर जाने के अलावा इस तियांजियाओ सम्मेलन में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है। गुरु के लिए एक ऐसी शिष्या को स्वीकार करें जो महारानी का अवतार हो और उसे अपनी छोटी बहन बनाएं। महारानी का पुनर्जन्म, इन 4 शब्दों ने सू जुए को थोड़ा भ्रमित कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि वह तियांजियाओ सम्मेलन में चमकेगी। तब तक मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करके ये पता लगा सकता हूं कि महारानी का पुनर्जन्म कौन है। बेशक ये सिर्फ एक परिकल्पना है। यह अच्छा होगा यदि वह एकमात्र व्यक्ति हो जो महारानी के पुनर्जन्म की पहचान जानता हो। यदि सभी को इसके बारे में पता चल जाता तो शायद खरीदारी की होड़ मच जाती और उसे कोई लाभ नहीं होता। आपको कम प्रोफाइल रखना होगा और गुप्त रूप से निरीक्षण करना होगा। ये वास्तव में उसकी दृष्टि का परीक्षण है। सिस्टम, क्या कोई सुझाव या कुछ और है? सू जुए ने पूछा। मेजबान के पास वापस लौटें। नहीं। सू जुए युन झोंगहे की पीठ पर गिर पड़ा और नीले आसमान की ओर देखने लगा। चूंकि कोई संकेत नहीं था, इसलिए उसने सब कुछ अपने आप होने दिया। अगर मुझे विकल्प नहीं मिलता तो मैं इनाम से चूक जाता। अगर मैं घर चला जाता तो चाओगे शहर की मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। अचानक उसकी परिधीय दृष्टि ने देखा कि अन के पास ही एक तलवार पर उड़ रहा है। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वह परी जैसी सुंदर थी। क्या आप थके नहीं हैं? सू जुए ने अपना सिर हिलाया। तलवार के साथ उड़ना वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें हर मिनट और हर सेकंड आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है। फिर सू जुए ने अपनी आंखें बंद कर लीं और झपकी लेने की तैयारी करने लगा। युन झोंगहे ने अपनी पीठ पर एक जादुई घेरा स्थापित किया था, जो तेज हवा और बादलों से प्रभावित नहीं था और बेहद आरामदायक था। कम से कम ये युजियान से कहीं अधिक मजबूत है। एनके ने भी सू जुए को देखा। सू जुए को युन झोंगहे के शरीर पर शांति से लेटा हुआ और सोते हुए देखकर उसके मुंह का कोना फड़क उठा। क्या ये छोटा भाई यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया है या छुट्टी पर? अध्याय 12। बड़ी बहन, अगली बार इतनी आसानी से मत हंसना। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। चाओगे के शानदार शहर के बाहर 2 सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं शहर के द्वार पर उतरे। मूलतः शोरगुल और जीवंत वातावरण इतना शांत हो गया कि आप पिन गिरने की आवाज भी सुन सकते थे। वह युवक एक क्रेन पर खड़ा था। उसकी आकृति जेड के समान सुंदर थी और वह इतना सुंदर था कि वह किसी निर्वासित अमर प्राणी जैसा लग रहा था। एक अन्य युवती असाधारण शान के साथ तलवार चला रही थी, मानो कोई आकाश से उतरी परी हो। जैसे ही दोनों शहर के द्वार पर उतरे, उन्होंने अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। उनके द्वारा पहने गए भव्य और उत्तम वस्त्रों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी पृष्ठभूमि असाधारण थी और वे निश्चित रूप से धनी परिवारों के बच्चे थे। भीड़ में कुछ लोग बुरी नीयत से हमला करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने शहर के द्वार पर भारी सेना को देखा तो उन्होंने अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं और सोचा, छोड़ो भी, मरने की कोई जरूरत नहीं है। वे दोनों सू जुए और अन के थे जो हजारों मील दूर तलवार संप्रदाय से आए थे। जब सू जुए उस जगह पहुंचा तो उसने यूं झोंगहे के शरीर को धीरे से थपथपाया और नीचे कूद गया। यूं झोंगहे जोर से चीखा और बादलों में उड़ गया। आन के उड़ती हुई तलवार से कूद गया और सू जुए के पास उतरा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? दरवाजे पर समझदार साजंट ने जल्दी से सम्मानपूर्वक पूछा। अमर प्राणियों की साधना करने वाली इस दुनिया में उम्र और रूप कभी महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि ताकत और पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है। उसके सामने 2 लोग इतने शांत तरीके से दिखाई दिए, महान स्वभाव और भव्य कपड़ों के साथ। वे असाधारण होना चाहिए।
इसके अलावा जल्द ही शहर में प्रतिभाओं की एक सभा आयोजित की जाएगी, इसलिए साजन ने अनुमान लगाया कि वह किसी संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य होना चाहिए। सू जुए जानबूझकर अनके से पीछे रह गया। वह तियानजियाओ सम्मेलन से परिचित नहीं था, इसलिए इस बार उसे मुख्य शक्ति के रूप में अनके और सहायक शक्ति के रूप में खुद पर निर्भर रहना पड़ा। तलवार संप्रदाय से, अनके ने सफाई से उत्तर दिया। अंदर आएं। साजंट को अचानक एहसास हुआ और वह जल्दी से आगे बढ़ गया। तलवार संप्रदाय पूरे जोंगजोऊ में प्रसिद्ध है। जोंगजोऊ की सर्वोच्च शक्ति होने के नाते इसका नेता सम्राट स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। एनके ने सेना के कप्तान को सिर हिलाकर संकेत दिया और सू जुए के साथ चाओगे शहर में चला गया। जैसे ही दोनों व्यक्ति चाओगे शहर में दाखिल हुए, शहर के बाहर से एक ठंडी और क्रूर निगाहें उन्हें देख रही थीं। हम फिर मिलेंगे, सू जुए हे। डॉट 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 डॉट। जैसे ही उन्होंने चाओगे शहर में प्रवेश किया, सू जुए और अनके चाओगे की समृद्धि देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सुविधाएं एकदम नई हैं और रंग रोगन भी सुंदर है। सड़कें यातायात से गुलजार थीं और शहर के लोगों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। दोनों ओर अनगिनत दुकानें हैं और सभी प्रकार के उच्च श्रेणी के रेस्तरां उपलब्ध हैं, गायन और नृत्य और शराब की सुगंध के साथ। नदी की सतह चमक रही है, पानी साफ और उज्ज्वल है और पहाड़ों और जंगलों जैसे विभिन्न आकारों की कई आनंद नौकाएं और कविता नौकाएं हैं और साहित्यकार और कवि हर जगह देखे जा सकते हैं। चाओगे शहर झेंगुआन राजवंश का था और उसकी राजधानी थी। झेंगुआन राजवंश का मुख्य शाही परिवार ली वंश था, जिसका प्रभारी एक सम्राट था जो इसे वास्तव में एक शीर्ष शक्ति बनाता था। पूरे जोंगजोऊ में केवल मुट्ठी भर सम्राट हैं और उन्हें 2 उंगलियों पर गिना जा सकता है। तलवार संप्रदाय और झेंगुआन राजवंश शीर्ष शक्तियों में से हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सू जुए ने पूछा। एनके ने समय का अनुमान लगाया और महसूस किया कि वे पहले से ही अपने रास्ते पर थे। जल्दी मत करो, कोई हमें लेने आएगा। लंबे इंतजार के लिए क्षमा करें। आप दोनों तलवार संप्रदाय के प्रतिष्ठित अतिथि होंगे। अनके के बोलने के कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। मध्यम आयु वर्ग का ये व्यक्ति बहुत बलवान है और उसकी आभा बैल जैसी है। आगे खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के सामने कोई पहाड़ खड़ा हो। ये सही है, अनको ने उत्तर दिया। ये चाओगे शहर में उन्हें प्राप्त करने का प्रभारी व्यक्ति है और वह भी जानबूझकर प्रतीक्षा कर रही है। कृपया मेरे पीछे आओ, राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम वेई बिंग है और वह चाओगे शहर का सेनापति है। वह इस तियानजियाओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से आगे, एनके ने सिर हिलाया, सू जुए को देखा और दोनों वेई बिंग के पीछे चले गए। जिस व्यक्ति से हम थोड़ी देर में मिलने वाले हैं वह चाओगे राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी ली चांगले हैं। वह वार्षिक तियानजियाओ सम्मेलन की अध्यक्षता करती हैं। फिर अनके ने सू जुए को समझाया। सीखना। सू जुए ने सिर हिलाया। जूनियर भाई सू जुए, आपको बाद में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस इसे मुझ पर छोड़ दें। ये देखकर कि सू जुए रास्ते में शांत और मौन था, एनके ने गलती से सोचा कि वह सामाजिक रूप से चिंतित था और उसने विनम्रता से कहा, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी सीनियर सिस्टर अनके। सू जुए ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वहां भी गया तो भी वह ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनके की मधुर मुस्कान इतनी खूबसूरत है कि वह पूरे देश को मोहित कर सकती है। ये राजकुमारी शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह इतने भव्य तियानजियाओ सम्मेलन की मेजबानी करने में सक्षम जरूर होगी। तियानजियाओ सम्मेलन पूरे जोंगजोऊ में युवा पीढ़ी के लिए सबसे अधिक केंद्रित आयोजन है। कुछ प्रतिभाशाली युवा लड़के और लड़कियां सम्मेलन में खुद को प्रदर्शित करने और सफलता की उड़ान भरने के लिए ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे दोनों वेई बिंग के पीछे एक समृद्ध रेस्तरां में गए जो शानदार था। सबसे बड़ी राजकुमारी ली चांगले ने दूर दूर से आए विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों के स्वागत के लिए यहाँ एक भोज का आयोजन किया था। जब वे रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वेई बिंग ने उन दोनों को अलविदा कहा और फिर सू जुए और एनके रेस्तरां में प्रवेश कर गए। रेस्टोरेंट के अंदर चारों ओर देखा तो विभिन्न संप्रदायों के मुख्य सदस्य मौजूद थे। उनका उद्देश्य अनके और सू जुए जैसा ही था, वे तियानजियाओ सम्मेलन के लिए आए थे। जब सू जुए और अनके आए तो रेस्तरां में शोर थोड़ा शांत हो गया। चलो निजी कमरे में चलते हैं। एनके ने भीड़ भरे और शोरगुल वाले हॉल को देखा और सू जुए से कहा, क्या कोई निजी कमरा है? सू जुए ने भीड़ भरे हॉल की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब यहाँ निजी कमरे हैं तो वे यहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जीवन साथी चुनना। बिल्कुल। एनके ने सू जुए की आंखों में भ्रम देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, जूनियर भाई सू जुए, क्या ये पहली बार है जब आप किसी मिशन के साथ संप्रदाय छोड़ रहे हैं? वरिष्ठ बहन अनके को कैसे पता चला? सू जुए ने असमंजस में अनके की ओर देखा। एनके ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख सकता हूं कि हमारा तलवार संप्रदाय अभी भी जोंगजोऊ में बहुत महत्वपूर्ण है।
जब मैं पहले किसी मिशन पर गया था तो मेरे साथ हमेशा प्रथम श्रेणी का व्यवहार किया गया था। अच्छा ऐसा है। सू जुए हंस पड़ी। बात यह निकली कि इस दुनिया में जहां मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता है, ताकत और रुतबा होने का मतलब है दूसरों से श्रेष्ठ होना। चलो चलें, जूनियर भाई सू जुए। अपने आसपास जलती निगाहों को महसूस करते हुए आनके को इसकी आदत नहीं थी। उसने सू जुए के कपड़े खींचे और ऊपर जाने ही वाली थी। सुंदरता एक आपदा है और एनके शेंग की सुंदरता और चतुरता वास्तव में वह शिकार है जिसे पुरुष सबसे अधिक चाहते हैं। अच्छा। दूसरी मंजिल पर जाने से पहले सू जुए ने हल्के से मुस्कुराकर उन गुस्सैल युवकों की ओर बीच वाली उंगली उठाई और उनके जाने के बाद उनके पीछे पीछे चली गई। वे लोग सू जुए पर तुरंत क्रोधित हो गए, लेकिन उन्हें दूसरी मंजिल की ओर जाते देख वे अपना गुस्सा दबा सके और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। केवल सम्राटों के नेतृत्व वाले शीर्ष संप्रदाय ही दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं और वे उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। संप्रदायों को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, लेकिन तियांजियाओ सम्मेलन में भाग लेने वाले संप्रदायों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ निम्न स्तरीय या मध्य स्तरीय संप्रदायों के पास चाओगे शहर से व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्राप्त करने के लिए कहने की क्षमता नहीं है और स्थान सीमित है और उनके लिए कोई निजी कमरे नहीं बचे हैं। सू जुए की हरकतों को देखकर एनके जोर से हंस पड़ी। उसकी मुस्कान फूल की तरह सुंदर थी, जिसे देखकर कुछ युवा जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी एक पल में अपना दिमाग खो बैठे। बड़ी बहन, अगली बार इतनी आसानी से मत हंसना, सू जुए ने धीरे से कहा। एनके ने अपना सिर झुकाया और पूछा, हम क्यों? अगर नजरें मार सकती तो छोटा भाई पहले ही 100 बार मर चुका होता। सू जुए ने नीचे की ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण और घृणा भरी आंखों की ओर देखा और गंभीरता से बोली। एनके ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने सू जुए की आधी मुस्कान देखी तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह उसके लिए एक प्रशंसा है। एनके ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, उसका गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह बेहद खूबसूरत थी। मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई। ये छोटा भाई काफी दिलचस्प है। अध्याय 13 सू जुए, मुझे मूल वाले पसंद हैं। दूसरी मंजिल ज्यादा विशाल है और उसमें कई उत्तम और सुंदर निजी कमरे हैं। वहां का वातावरण पहली मंजिल से कहीं बेहतर है। सू जुए ने जल्द ही देखा कि एक निजी कमरे के पर्दे के पीछे एक टोकन लटका हुआ था जिस पर तलवार संप्रदाय लिखा था। जाहिर है, ये वही है जो तलवार संप्रदाय के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही दोनों निजी कमरे में दाखिल हुए, उन्हें एक ताजगी भरी खुशबू महसूस हुई जिससे उन्हें आराम और खुशी महसूस हुई। सू जुए ने पाया कि वहां ध्वनिरोधी व्यवस्था थी और बाहर की शोर भरी आवाजें अंदर आते ही बंद हो जाती थीं। इसकी सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली लाल आध्यात्मिक लकड़ी से बनी हैं, जो भावनाओं को बढ़ाती हैं और विलासिता को प्रदर्शित करती हैं। मेज पर ताजे फल, बढ़िया वाइन और चाओगे शहर के विशेष स्नैक्स भी मौजूद थे। जब आप सीट पर बैठते हैं और नीचे हॉल को देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और ऊंचे स्थान से नीचे देख रहे हैं। नमस्ते मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी जियाओकिंग हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? एक सुंदर चेहरे और छरहरे शरीर वाली नौकरानी अंदर आए और उन दोनों से आदरपूर्वक बात की। नौकरानी ने पहली बार आते ही सू जुए को देखा। ये देखकर कि सू जुए बहुत सुंदर था और तलवार संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, दासी भावुक हो गई और वह जानबूझकर सू जुए की ओर झुकी। अच्छे दृश्य के साथ साथ नौकरानी के कुछ हद तक खुले हुए चियोंगसम के कारण सू जुए को उसकी छाती पर बर्फ सफेद रंग स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली। हालांकि सू जुए की आंखें पानी की तरह शांत रहीं। उसने शांति से कहा, पीछे हट जाओ, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। सर, जियाओकिंग को निजी कमरे में रहने की जरूरत है। नौकरानी ने अपने लाल होंठ भींचे और सू ज्यू की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर बहुत दयनीय भाव थे। नीचे जाना, सू जुए ने ठंडे स्वर में दोहराया। जी श्रीमान। जब नौकरानी ने सू जुए की उदासीन अभिव्यक्ति देखी तो उसका सुंदर चेहरा जम गया और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जूनियर भाई सू जुए, आप उसे क्यों नहीं रखते? एनके ने संदेह से पूछा। यह अफवाह है कि सू जुए एक लेचर है। क्या लेचर को इस तरह की चीज सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कोई नाटक नहीं है। अपने मालिक के स्तर की सुंदरियों से घिरे होने के कारण वह लंबे समय से सुंदर महिलाओं से अछूता रहा है। इसके अलावा उसके बगल में एक उपद्रवी बैठा था, जिसके कारण उसे चुलबुली शियाओकिंग में रुचि नहीं रही। क्यों? अनके ने सोचा, क्या सभी पुरुषों को ये पसंद नहीं आता? सू जुए मुस्कुराए और बोली, मुझे असली वाले पसंद हैं। एनके ने अपना सिर खुजलाया। उसका छोटा सा दिमाग समझ ही नहीं पाया कि सू जुए का क्या मतलब था। बस एक वाक्य और वह जल उठी। पता नहीं। ओह, समझो नहीं। नमस्ते, अनके ने असहाय होकर मुंह बनाया। सू जुए चुपचाप हंसी। मैं अब तुम्हें तंग नहीं कर रही हूं। क्या सीनियर सिस्टर? अनके ने उसके हाथों पर पड़े कठोरपन पर ध्यान नहीं दिया।
यह जियाओकिंग सरल नहीं है। जब वह अभी नीचे झुका तो सू जुए की नज़र बर्फ सी सफ़ेदी पर नहीं गई। उसने जियाओकिंग के कठोर जैद जैसे हाथों पर ज्यादा ध्यान दिया। एक फूलदान बनाने वाली नौकरानी होने के नाते मेरे हाथों पर कठोरपन कैसे हो सकता है? इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। केवल एक ही संभावना है, पहली है अपनी कमियों को छिपाना। उसके पास शक्ति है, लेकिन वह कोमल और आकर्षक होने का दिखावा करता है ताकि वे अपनी सतर्कता कम कर सकें और उन पर नज़र रख सकें। कठोरता, वह नौकरानी ऐसी नहीं दिखती जिसके पैरों में कठोरता हो सकती है। अनको ने अपना सिर खुजलाया। तो वह कोई सामान्य नौकरानी नहीं है। उसे संभवतः राजकुमारी ने हम पर नज़र रखने के लिए भेजा है। और उसकी ताकत कम नहीं है, कम से कम गोल्डन कोर दायरे से ऊपर, और उसके पास एक जादुई हथियार है जो उसकी आभा को छिपा सकता है। सू जुए ने पर्दे के बाहर देखा और ये शब्द अनके से कहे। कौन जानता है कि दीवारों के कान होते हैं या नहीं? क्या ऐसा संभव है? आनके की चमकदार और खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। जियाओकिंग का रूप इतना भ्रामक है कि उसे एक गुरु के रूप में कल्पना करना असंभव है। कठोरता के अतिरिक्त उसके दाहिने हाथ की सभी अंगुलियों के दूसरे पो स्पष्ट रूप से उसके बाएं हाथ के अंगूठे के पो से मोटे हैं। ये तलवार चलाने के प्रशिक्षण से बची हुई मांसपेशियां हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने आप को देखो। सू जुए 10 वर्षों से तलवारों का काम कर रहे हैं और वे अच्छी तरह जानते हैं कि लंबे समय तक तलवार चलाने का अभ्यास किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव डाल सकता है। अनके का तो जिक्र ही नहीं, वह खुद भी ऐसा ही है। तलवार पकड़े हुए हाथ की उंगलियों के जोड़ मोटे हैं। ये सच है। एनके ने अपने दोनों गोरे और पतले हाथों की तुलना की और पाया कि उसका दाहिना हाथ वास्तव में उसके बाएं हाथ से थोड़ा मोटा था। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसे ढूंढना मुश्किल होगा, और आप इसका परीक्षण करने के बाद ही बता सकते हैं। सू जुए रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और पुकारा, जियोकिंग। जैसे ही सू जुए ने बोलना समाप्त किया, जियाओकिंग, जो दरवाजे के बाहर दीवार के सहारे खड़ी थी, तुरंत अंदर चली गई। सू जुए को मुस्कुराते हुए देखकर उसने सोचा कि वह उसके आकर्षण से मोहित हो गया है। जियाओकिंग आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अरे बदबूदार आदमी, क्या तुम अपनी ही शक्ल से धोखा नहीं खा रहे हो? मुझे इसे स्थापित करना है। क्या बात है, सर? उसने सू जुए की ओर आंख मारते हुए मोहक नज़र से पूछा। कृपया एक कप चाय बनाओ, सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोकिंग ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, सर, हमारे रेस्तरां में चाय नहीं है, हमारे पास केवल शराब है। क्या मैं आपके लिए एक गिलास शराब बनाऊं? सू जुए ने गहरे बैंगनी रंग की शराब की बोतल पर नजर डाली और मेज पर रखे फल की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे छोड़ो, मेरे लिए एक केला छीलो। अच्छा। जियाओकिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पोल खुलने वाली है, लेकिन इस बार उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। जब उसने केले को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने अपनी पतली उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ा जब तक कि वह केले को छूने वाली नहीं हो गई, और फिर उसने उसे पकड़ लिया। त्वचा को छीलते समय दूसरे हाथ की केवल तर्जनी और अंगूठे का उपयोग किया जाता है तथा अन्य 3 अंगुलियों को हथेली पर रखा जाता है। गतिविधियां सुचारू थीं और कवर अप एकदम सही था। हालांकि मानसिक रूप से तैयार एनके ने ये सब किनारे से देखा। न केवल उन्होंने समस्या पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जियाओकिंग की मात्र कुछ सेकंड के 10वें हिस्से की सूक्ष्म अभिव्यक्ति को एनके ने कैद कर लिया। हालांकि छोटी बच्ची थोड़ी कमज़ोर और अंतर्मुखी है, लेकिन उसका आईक्यू कम नहीं है। ऐसा लगता है कि सू जुए ने जो कहा वह लगभग सही है। धन्यवाद, अब आप नीचे जा सकते हैं। सू जुए को पता था कि अब काफ़ी हो गया। जब उसने केला लिया तो उसने जानबूझकर उसे जियाओकिंग की हथेली पर घुमाया। जियाओकिंग ने सू जुए की हरकतों को देखा और अपना हाथ वापस खींचना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से वह तेज थी और सू जुए की हरकतें उससे भी तेज थीं, इसलिए वह अभी भी सू जुए के स्पर्श में थी। सर, वह अपनी कला बेच रही है लेकिन अपना शरीर नहीं, आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अपनी घबराहट को छिपाने के लिए जियाओकिंग ने शर्म से सू जुए की ओर देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जियाओकिंग नीचे जा रही है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन करना। जियाओकिंग ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और अपनी पतली कमर को मोड़ते हुए बाहर चली गई। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, जियाओकिंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खोज लिया गया है। तलवार संप्रदाय का यह आदमी कितना तेज है। नहीं, ये बात राजकुमारी को बतानी होगी। ये सोचते हुए जियाओकिंग ने निजी कमरे के अंधे स्थान का रास्ता ढूंढ लिया और रेस्तरां की गहराई की ओर चल पड़ा। क्या इस बार तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? सू जुए ने एक तरफ खड़े अनके की ओर देखा। उसने पाया कि अनके उसे पूरी प्रशंसा से देख रहा था। वाह, जूनियर भाई सू जुए, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यदि सू जुए ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो वह कभी भी इसका पता नहीं लगा पाती। ये बहुत अच्छी तरह से छिपाया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू जुए को अचानक पता चला कि उसकी बड़ी बहन की मासूमियत और सुंदरता उसके दिमाग में धागे की कमी के कारण थी।
अध्याय 14 चूंकि तुम आश्वस्त नहीं हो तो क्यों न बाहर आकर लड़ो। वरिष्ठ बहन अनके, आप मुझे जूनियर भाई कह सकती हैं या बस सू जुए कह सकती हैं। जूनियर भाई सू जुए बहुत विनम्र लग रहे हैं। सू जुए मुस्कुराया। वह इन बाहरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे अजीब लगता था जब लोग उसे हर समय छोटा भाई सू जुए कहकर बुलाते थे। ठीक है, मैं तुम्हें जूनियर भाई कहूंगा। आप मुझे बस सीनियर सिस्टर कह सकती हैं या आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। मैं आपसे ज्यादा बड़ी नहीं हूं। एनके ने मधुर मुस्कान दी और वह उन लोगों में से नहीं थी जो इन शिष्टाचारों पर ध्यान देती थी। वह इतनी संकोची इसलिए थी क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले सुजुए के बारे में बहुत सारी बुरी बातें सुनी थीं और उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की थीं। हालांकि कुछ दिन साथ बिताने के बाद उसे पता चला कि सुजुए बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। वह एक सावधान और सतर्क व्यक्ति है, व्यवस्थित तरीके से बोलता है और उसके साथ उचित व्यवहार करता है, एक मर्दाना और आत्मविश्वासी 18 वर्षीय लड़के की तरह। हालांकि उसने सोचा था कि सुजुए नाटक कर रहा है। हर बार जब सुजुए उसे अपनी शुद्ध आंखों से देखता था तो उसे लगता था कि उसके लिए नाटक करना असंभव है। अगर यह नकली होता तो बहुत डरावना होता। ठीक है, वरिष्ठ बहन। सुजुए ने समय पर नजर डाली और उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ बहन, भोज शुरू होने में कितना समय बचा है? लगभग आधा घंटा। एनके ने पिछले तियांजियाओ सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सोचा और ऐसा लग रहा था कि भोज आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जब सुजुए दूसरी मंजिल पर गए तो उन्होंने कुछ निजी कमरे देखे जिन पर नाम के बोर्ड लटके हुए थे लेकिन वे खाली थे। एनके ने अपना सिर झुकाया और कहा, शायद रास्ते में, लेकिन चाहे सभी लोग यहाँ हो या नहीं, पार्टी समय पर शुरू होगी। तो बात ऐसी है, क्या सीनियर सिस्टर भी पिछले तियांजियाओ सम्मेलन में इस भोज में शामिल हुई थीं? सुजुए ने देखा कि एनके इस प्रक्रिया से परिचित है, इसलिए उसने पूछा। हाँ, पिछली बार मैं सीनियर सिस्टर गो के साथ आई थी, इस बार मैं आपके साथ हूँ। अनके ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। सुजुए ने सिर हिलाया। सीनियर सिस्टर गो को दूसरे एल्डर की प्रत्यक्ष शिष्या होना चाहिए था, लेकिन वह नवजात आत्मा के चरण को पार करने में व्यस्त थी, इसलिए उनकी जगह खुद को नियुक्त किया गया। जब मैं सीनियर सिस्टर गो का जिक्र करती हूँ तो मुझ पर दबाव महसूस होता है। वह मुझसे 3 साल बड़ी हैं और नवजात आत्मा के चरण में पहुंचने वाली हैं, जबकि मैं अभी गोल्डन कोर चरण के मध्य चरण में ही हूँ। एनके ने अपनी मोटी ठोड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और निराशा में अपना सिर हिलाया। जिनदान का मध्य मंच। सुजुए के मुंह का कोना फड़क उठा। उसकी बड़ी बहन सिर्फ 23 या 24 साल की लग रही थी, लेकिन वह पहले से ही गोल्डन कोर के मध्य चरण में थी। ये स्पष्टतः बहुत विकृत है, ठीक है। और सीनियर सिस्टर गो हैं, जो 30 वर्ष की आयु में पहले से ही नवजात आत्मा के मध्य चरण में हैं। इस तरह की प्रतिभा जोंगजोऊ में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। जिंगन के द्वारा यह उल्लेख किए जाने के बाद न केवल उसने दबाव महसूस किया, बल्कि सुजुए ने भी दबाव महसूस किया। अतीत में, क्योंकि उसे किसी भी हालत में जाना ही था, इसलिए सुजुए ने उन चीज़ों को समझने की जहमत नहीं उठाई। अब जब मैं और अधिक समझ गया हूं, तो मुझे पता चला है कि बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, वे हर जगह हैं। हाँ, कनिष्ठ भाई, अब आप 18 वर्ष के हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि आप पहले से ही नींव निर्माण के अंतिम चरण में हैं। कितना अद्भुत! उस समय मैं नींव निर्माण के केवल मध्य चरण में था। एनके ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि सुजुए सबसे प्रतिभाशाली पुरुष साधक हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा है। एकमात्र व्यक्ति जो उससे आगे निकल सकता था, वह संभवतः बुटियन मंडप की दुष्ट महिला परी यूचेन थी, जिसने 18 वर्ष की आयु में अपनी नींव पूरी कर ली थी। वरिष्ठ बहन, तारीफ के लिए धन्यवाद। मैं तो बस भाग्यशाली थी। सुजुए मुस्कुराए। उसकी बड़ी बहन को कैसा लगेगा अगर उसे पता चले कि वह 18 साल की उम्र में गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंचने वाला है और सदियों तक मशहूर रहेगा। यह अवश्य ही प्यारा होगा। अमरता का मार्ग लंबा है, भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है जिसे सामान्य लोग नहीं देख पाते। आनके ने अपने होंठ मोड़े और कहा, ये सच है। सुजुए ने सहमति में सिर हिलाया और अंत में उन्हें यह भी कहना चाहिए कि प्रतिभा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में नींव निर्माण के चरण तक नहीं पहुंच पाते, जबकि अन्य लोग 18 वर्ष की आयु में स्वर्णिम अमृत के चरण तक पहुंचने वाले होते हैं। बहन, भोज में क्या क्या है? सुजुए ने पूछा। क्या ये सिर्फ खाना पीना है? ऐसा नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा। एनके ने याद करते हुए कहा, पिछली बार ये सिर्फ एक साधारण रात्रिभोज था और रात्रिभोज के बाद कविता लेखन और चित्रकारी जैसे मनोरंजन कार्यक्रम होते थे। कविता लिखना और चित्रकारी करना? सुजुए को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस दुनिया में जहां बल का सम्मान किया जाता है, वहां सबसे बड़ी राजकुमारी की इतनी परिष्कृत पसंद क्या है? ये सही है, राजकुमारी कुछ प्रतिभाशाली लोगों से कविताएं लिखने को कहेंगी। अगर कविताएं अच्छी होंगी तो उन्हें राजकुमारी के साथ भोजन करने का अवसर मिलेगा। अनको ने समझाया, इस राजकुमारी को विद्वान पसंद हैं।
सू जुए ने अजीब तरह से कहा, शाही परिवार के ज्यादातर लोग निर्दयी और हठी होते हैं। सबसे बड़ी राजकुमारी होने के नाते क्या साहित्यकारों को पसंद करना उनके व्यक्तित्व से थोड़ा असंगत नहीं है? एनके ने अपने होंठ भींचे और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसके साथ भोजन करने की अनुमति नहीं ली है। सू जुए ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी काटी। उसे दिखावे की गंध क्यों आ रही है? क्यों, राजकुमारी, आप इतनी उत्सुक हैं? क्या आप इसे दिखाना चाहती हैं? एनके ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि शाही परिवार के लोग इसमें शायद ही कभी रुचि लेते हैं। सू जुए ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और सच बता दिया। एनके ने सिर हिलाया, ये सच है, राजकुमारी ऐसी नहीं लगती जो इसमें रुचि लेगी। चूंकि हमारे पास अभी भी आधा घंटा है, इसलिए बड़ी बहन और छोटे भाई को पहले बाहर टहलने जाना चाहिए। हम चाओगे शहर के बारे में और जानना चाहते हैं। सू जुए को थोड़ा ऊब महसूस हुआ, वह खड़ा हुआ और मुस्कुराया। क्या आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत है? जैसे ही एनके ने यह कहा, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। सू जुए के साथ रहने से उसे सहजता महसूस हुई और उसने यह बात बिना सोचे समझे कह दी। कोई ज़रूरत नहीं, सीनियर सिस्टर, मैं अकेले घूमना चाहता हूँ। सू जुए ने मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी बहन की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। उसने देखा कि वह बोलने में हिचकिचा रही थी, इसलिए उसे शर्मिंदा न करने के लिए उसने उसे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। ठीक है, तो समय पर वापस आ जाओ। आन के मुस्कुराए और राहत की सांस ली। अगर सू जुए मान जाए तो क्या वह सू जुए के साथ अकेली नहीं रहेगी? यदि आप बाहर घूमने जाते हैं तो उसमें और किसी युवा जोड़े के साथ डेट पर जाने में क्या अंतर है? लेकिन किसी कारण से सू जुए के इनकार को सुनने के बाद वह अपने दिल में नुकसान की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। कोई बात नहीं, वरिष्ठ बहन। सू जुए मुड़ा और निजी कमरे से बाहर चला गया। वह सीधे सर्पिल सीढ़ियों से नीचे उतरा और पहली मंजिल पर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि कई लोग उसकी ओर देख रहे हैं, और एक सरसरी निगाह डालने पर उसे पता चला कि ये वही लोग थे जिन्हें उसने बीच वाली उंगली दिखाई थी। क्या ये लोग अभी भी द्वेष रखते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करने के लिए बेचैन हूं। अगर आप लोग सहमत नहीं हैं तो क्यों ना आप लोग आकर कोशिश करें? सू जुए ने मुस्कुराते हुए उन आंखों में देखा और बिना कुछ छिपाए कहा। जैसे ही ये अहंकारी शब्द बोले गए, उपस्थित सभी प्रतिभाशाली लोगों ने सू जुए की ओर देखा। उसने पाया कि सू जुए के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं। तूफान के केंद्र में होने के कारण उसे जरा भी असहजता या बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। उबाओ! उन लोगों की टालमटोल भरी निगाहें देखकर सू जुए ने निराशा से सिर हिलाया। उसे लगा कि वह एक खास किस्म का इंसान है। वह शांतिपूर्वक भीड़ के बीच से होते हुए रेस्तरां से बाहर चला गया। जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे काला होता जाता है और डूबता हुआ सूरज सड़कों पर चमकने लगता है, राहगीरों की परछाइयां लंबी होती जाती हैं, जिससे व्यस्त सड़कों में सुंदरता का स्पर्श बढ़ जाता है। जैसे ही सू जुए रेस्तरां से बाहर निकला, एक काली परछाई उसके पीछे आ गई। मुझे अनुमान लगाने दो कौन आ रहा है। सू जुए मुस्कुराई, पास ही एक अंधेरी गली की ओर देखा और आगे बढ़ गई। तलवार भ्रूण हृदय के साथ विलय के बाद अपने आसपास की चीजों के प्रति उसकी धारणा अत्यंत तीव्र हो गई, जिससे उसकी पांचों इंद्रियां और मानसिक शक्ति बढ़ गई। अन्यथा यदि यह अतीत की बात होती तो उसने कभी भी जियाओकिंग के हाथों पर पड़े कठोरपन पर ध्यान नहीं दिया होता। यद्यपि उसके पीछे की काली छाया तेज थी, फिर भी आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव के कारण वह उसे तुरंत पहचान पाया। 15 अध्याय 15 जबरदस्ती चूमने पर ऐसा महसूस होता है। कोई भी शहर कितना भी समृद्ध क्यों न हो, वहां हमेशा अंधेरे कोने रहेंगे। सू जुए गली में और आगे बढ़ गया और निश्चित रूप से काली छाया उसके पीछे पीछे आई, लेकिन दिखाई नहीं दी। ये वो कायल लोग नहीं होने चाहिए जो मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या ये जियाओकिंग हो सकता है? सू जुए ने पीछे मुड़कर खाली पीठ की ओर देखा और खुद से बात करने लगा। तुम अभी तक बाहर नहीं आ रहे हो? मुझे तो रेस्टोरेंट से बाहर आते ही पता चल गया था, वरना मैं यहाँ क्यों आता? शौच के लिए। सू जुए ने अपने आप से बात करना जारी रखा। भाई, बाहर आओ, मैंने सचमुच तुम्हें देखा है। कोई हलचल न देखकर सू जुए ने अपना मुंह हिलाया और कहा। ये शब्द कहे जाने के बाद अंततः एक आकृति अंधेरे से बाहर निकली। धुंधली चांदनी में आप एक काली परछाई को नाइट गाउन और हुड पहने हुए देख सकते हैं, और आपका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। हालांकि शरीर की रूपरेखा को देखते हुए थोड़ी सपाट चोटियों को छोड़कर पतली लंबी टांगें और उभरे हुए नितंब उसे सुडौल और आकर्षक दिखाते हैं। सू जुए का अनुमान सुनने के बाद काली छाया में स्पष्ट रूप से थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव आया। सू जुए ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। यह इतना गंभीर नहीं है जियाओकिंग, ये सिर्फ हाथ का स्पर्श है। क्या मुझे यहाँ तक पीछा करना जरूरी है? मैं जियाओकिंग नहीं हूँ, छाया बोली, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। नाटक करना बंद करो। सू जुए मुस्कुराए और बोली, मुझे पता है कि आपने जानबूझकर अपनी छाती नीचे की और अपनी आवाज़ बदली, लेकिन आपकी आभा को छिपाया नहीं जा सकता।
मैं गलत नहीं होंगी, आप कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? काली परछाई फिर बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कर्कश नहीं थी, बल्कि लगभग जियाओकिंग जैसी ही थी। ये वही थी। सू जुए द्वारा अनुमान लगाए जाने के बाद उसने नाटक करना बंद कर दिया। ये सचमुच तुम हो? मुझे नहीं पता था, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सू जुए को थोड़ी हैरानी हुई। उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसे नहीं पता था कि कौन है। उसने यूं ही कह दिया था और उसने सही अनुमान लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। काली परछाई खामोश थी। अगर कोई उसके हाव भाव देख पाता तो बहुत दिलचस्प होता। लगता है मेरा अनुमान सही है। सू जुए ने जब देखा कि काली छाया ने स्वीकार किया है कि वह जियाओकिंग है तो वह थोड़ा मुस्कुराया। वह कोई अंधा अनुमान नहीं लगा रहा था, बल्कि उसके हृदय में एक निश्चित निश्चय था। एनके से सीधे रात्रिभोज की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद सू जुए का मानना था कि सबसे बड़ी राजकुमारी का उद्देश्य निश्चित रूप से खाना पीना, मौज मस्ती करना, कविता लिखना या पेंटिंग करना नहीं था। शियाओकिंग के विश्लेषण के अनुसार वह स्पष्ट रूप से उन पर नजर रख रहा था और उनकी ताकत की योजना बना रहा था। आखिरकार यह एक शाही शहर है और यहाँ ज्यादातर आम लोग रहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष जगह है। अगर इतने सारे अमर साधक सचमुच परेशानी खड़ी करते हैं तो ये बहुत गंभीर बात होगी। इसलिए राजकुमारी को शियाओकिंग जैसी कई नौकरानियों से सुसज्जित किया गया था, एक निगरानी के लिए और दूसरी गुप्त रूप से उन्हें परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सबसे बड़ी राजकुमारी स्वभाव से शक्की और अंदर से सतर्क है। हालांकि सू जुए को तब तक यकीन नहीं था जब तक उसे पता नहीं चला कि काली छाया वास्तव में जियाओकिंग थी, तब वह निश्चित हो गया। हो सकता है इसका कोई और उद्देश्य भी हो, उसने सही अनुमान लगाया। क्या अनुमान है? काली परछाई ने अपना हुड उतार दिया और एक सुंदर चेहरा सामने आ गया। यह जियाओकिंग थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अवाक भाव था। मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी राजकुमारी ने उन सभी लोगों के आसपास जासूस तैनात कर दिए हैं जो दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। सू जुए मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। जियाओकिंग की नज़रें बदल गईं जब उसने सू जुए को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने वाला आदमी इतना चालाक क्यों है। ये पहली बार नहीं था जब उसने सबसे बड़ी राजकुमारी के लिए ऐसा काम किया था, और यह भी पहली बार था कि उसे बार बार अपमानित किया गया और खोजा गया। छिपना और पीछा करना उसकी विशेषता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सू जुए बार बार उसका अनुमान लगाएगी और उसे उजागर करेगी। मेरे आने से पहले बड़ी राजकुमारी सोचेगी कि तुम मुझे खोज लोगे और मुझे आने नहीं देगी। मैंने कसम खाई कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैंने चुपके से उसका पीछा किया, लेकिन फिर भी मुझे खोज लिया गया। जियाओकिंग की अभिव्यक्ति जटिल थी। इतना निराश मत हो, मुझे पता ही नहीं था कि यह तुम हो। मैंने तो बस इसका परीक्षण किया था और यह फट गया। सुंदरी को इतना उदास देखकर सू जुए ने उसे सांत्वना दी। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जियाओकिंग ने सू जुए पर नजर डाली। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। सू जुए के मुंह का कोना फड़क उठा। उसे एक अच्छा आदमी होने का कार्ड दिया गया था। दरअसल वह जानता था कि जियाओकिंग के इरादे ज्यादा बुरे नहीं थे और वह सिर्फ इसलिए उसके पीछे गई थी क्योंकि उसे डर था कि वह शहर में मुसीबत खड़ी कर देगा। हालांकि सू जुए को निगरानी में रहना पसंद नहीं था। यदि आपको खोजा नहीं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको खोजा गया तो आप मूर्ख दिखेंगे। क्या आप इसे गुप्त रख सकते हैं? जियाओकिंग ने अपने लाल होठों को दबाया और पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुझे कितना भुगतान करते हैं। आप जानते हैं, अगर यह बात अन्य लोगों को पता होती तो मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारा झेंगुआन राजवंश और राजकुमारी निश्चित रूप से अपमानित होंगे। सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप कमीने हैं। युवा स्वामी, यदि आप बुरा न माने तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जियाओकिंग भी मामले की गंभीरता जानती थी। वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन जब उसने सू जुए का सुंदर चेहरा देखा तो उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। वह सू जुए के पास गई, धीरे से उसका कॉलर नीचे खींच दिया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, अर्थ स्वयं स्पष्ट था। एक लड़की के कपड़े बेहद कीमती होते हैं। उसे अपने प्यार करने वाले के सामने उन्हें उतारना ही चाहिए। सू जुए ने तुरंत जियाओकिंग का हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। क्या? जियाओकिंग दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू जुए उससे ऐसा कहेगी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मुआवजा दें और मुझे इनाम दें, न कि मैं आपको मुआवजा दूं और आपको मेरा फ़ायदा उठाने दूं। सू जुए ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके मुंह के कोने फड़क गए। हे भगवान, आजकल औरतों को क्या हो गया है? वे इतनी बेबाक हो गई हैं। अगर तुम संकोची नहीं हो तो भी मैं संकोची हूँ। मेरा शरीर उन पवित्र लड़कियों का है। क्या आप तला हुआ आटा खाना चाहते हैं? जियाओकिंग की पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं। वह पहले तो भावुक हो गई, लेकिन जब सू जुए ने उससे ये शब्द कहे तो उसका दिल कांप उठा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके सामने बैठा आदमी कुछ बीमार है।
धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। सू जुए ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियाओ किंग बिल्कुल अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने सामने इस अजनबी आदमी के साथ क्या करे। मैं अकेला हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई इनाम नहीं है। जियाओ किंग ने बेबसी से कहा, उसने इतना जिद्दी आदमी कभी नहीं देखा। सू जुए वाकई एक अजीब इंसान था। खैर, मैं तो बस जाकर खबर फैला सकता हूँ। तब तो ये देखने लायक एक अच्छा शो होगा। सू जुए ने अपने होठों को चटकाया और जियो किंग के पास से गुजरने वाला था। वगैरह। सू जुए को तेजी से जाते देख जियाओ किंग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। सू जुए ने अपने हाथ पोंछे और कहा, ये सही है। आखिरकार, आप राजकुमारी के लिए काम कर रहे हैं। आप बिना किसी अच्छे सामान के बाहर कैसे जा सकते हैं? जियाओ किंग ने अपने लाल होठों को काटते हुए कहा, करीब आओ, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। क्या रहस्य? सू जुए ने उत्सुकता से पूछा। यह एक निश्चित पतित अमर की विरासत के बारे में है, जियो किंगशेन ने रहस्यमय ढंग से कहा। सू जुए दंग रह गई। अमर विरासत? पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, इस युवा स्वामी को धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है। उसने नहीं सोचा था कि जियाओ किंग उसे इस बारे में बता सकती है। अगर यह सच नहीं है तो आप बाद में वापस आकर राजकुमारी के बारे में कहानी फैला सकते हैं, जियाओ किंग ने गंभीरता से कहा। सू जुए ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, बुरे आदमी। तूफान के गुजर जाने के बाद यदि मैं यहाँ फिर से परेशानी पैदा करने आऊँगा तो क्या मैं सिर्फ एक विदूषक नहीं बन जाऊँगा? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? देखो, जियाओ किंग ने जल्दी से एक गुप्त स्क्रॉल निकाला। ये स्क्रॉल भेड़ की खाल से बना था और समय के निशान उस पर पड़ गए थे, जिससे वह पुराना और घिसा हुआ लग रहा था। वास्तव में, समय की सांस को महसूस करते हुए सू जुए को पता चल गया कि यह गुप्त स्क्रॉल वास्तविक था। क्या इस बार भी तुम इस पर विश्वास करते हो? जियाओ किंग ने नाक भान सिकोड़ी। मुझे विश्वास है। सू जुए ने सिर हिलाया। आपके लिए? जियाओ किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सीधे सू जुए की ओर फेंक दिया। सू जुए हक्का बक्का रह गया। उसने उत्सुकता से पूछा, अगर तुम मुझे इतनी आसानी से दे रहे हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारा मौका छिन जाएगा? डरो मत, तुम अपेक्षाकृत कमजोर हो और मुझसे कोई खतरा नहीं है। आखिरकार, जियाओ किंग गोल्डन कोर चरण से ऊपर का साधक है, जबकि सू जुए केवल अंतिम फाउंडेशन स्थापना चरण में है और कोई खतरा नहीं है। सू जुए का चेहरा काला पड़ गया। वह बहुत अपमानजनक लहजे में बोला, तुम गवाह को अभी क्यों नहीं मार देते? मैं मूर्ख हूँ। आप तलवार संप्रदाय से हैं, जो एक शीर्ष शक्ति है। कौन जानता है कि आपके पास जीवन रक्षक जादुई हथियार है या सम्राट स्तर के बलवान व्यक्ति का चिन्ह है? अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? तुम बहुत खतरनाक हो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैं दयालुता के कारण तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जियो किंग ने सू जुए की ओर आंखें घुमाईं और कहा, यह तो स्वाभाविक बात है। आप ठीक कह रहे हैं। सू जुए अवाक रह गया। ये बहुत ही चतुर महिला थी। क्या यह मुआवजा तुम्हें चुप करा सकता है? जियो किंग ने दुखी होकर पूछा। सू जुए मुस्कुराए और बोली, हाँ बिल्कुल, मैं चुप रहने का वादा करती हूँ। एक आदमी का वचन उसके बंधन जितना ही अच्छा होता है। याद है तुमने क्या कहा था? जियाओ किंग ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। तो फिर तुम्हें डर नहीं लगता? सू जुए ये भी पूछना चाहती थी कि अगर वह अपने साथ अन्य लोगों को भी ले आए तो क्या होगा। आप बहुत बोलते हैं। जियाओ किंग ने झुंझलाहट में उसकी ओर देखा। वह उसकी और अधिक बकबक नहीं सुनना चाहती थी। वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसका मुंह बड़ा है। बिना कुछ कहे उसने सू जुए का कॉलर पकड़ा और उसे अपने सामने खींच लिया। WTF, WTF, WTF। सू जुए की पुतलियां फैल गईं जब उसने अपने सामने खड़ी लड़की और अपने मुंह पर पड़े कोमल स्पर्श को देखा। तो ऐसा ही महसूस होता है जब आपको जबरदस्ती चूमा जाता है। डॉट 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 डॉट। अध्याय 16। शायद मैं यहाँ सबसे सुंदर आदमी हूँ। याद रखो तुमने मुझसे क्या वादा किया था? जियाओ किंग का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। सू जुए को गौर से देखने के बाद वह अचानक गायब हो गई। अरे बाप रे! जैसे ही सू जुए ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जियाओ किंग उसकी नज़रों से ओझल हो गई। गलत गणना, गलत गणना। ये वास्तव में एक गलत अनुमान था। मैं एक लंबा और मजबूत आदमी हूँ और मैं हमेशा दूसरों को मजबूर करने में सक्षम रहा हूँ, लेकिन मुझे दूसरों द्वारा मजबूर किया गया था। सू जुए स्तब्ध सा गली से बाहर निकला और व्यस्त सड़कों को देखने लगा। वहाँ बहुत चहल पहल थी, लेकिन वह अपने मरे हुए मन के साथ वहाँ फिट नहीं बैठ पा रहा था। सू जुए को ले जाने के बाद जियाओ किंग गली के बाहर प्रकट हुई। उसने सू जुए की पीठ की ओर देखा जैसे ही वह धीरे धीरे दूर जा रहा था। उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और गुलाबी चमक वाला उसका सुंदर चेहरा अचानक बदल गया और वह एक अलग व्यक्ति की तरह दिखने लगी।
चांदनी नीचे गिर रही थी, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जो अतुलनीय रूप से नाजुक और सुंदर था। डॉट 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 डॉट। सू जुए गली से बाहर निकल गया और आराम से इधर उधर घूमने लगा। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया और ये देखकर कि भोज शुरू होने वाला है, वे शानदार रेस्तरां में लौट आए। जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि शोरगुल वाला माहौल शांत हो गया था और सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए थे। जाहिर है, भोज शुरू होने वाला था और सबसे बड़ी राजकुमारी आने वाली थी। सू जुए ने इन बदलावों को गौर से देखा और उत्सुक हो गई। आखिर कौन थी वो सबसे बड़ी राजकुमारी जो इन आत्मधर्मी प्रतिभाशाली लोगों को सही राह पर चलने के लिए मजबूर कर सकती थी? संदेह के साथ सू जुए दूसरी मंजिल पर तलवार संप्रदाय के निजी कमरों में चली गई। संप्रदाय के संबंधित शिष्य भी उन खाली निजी कमरों में प्रकट हुए। सू जुए का ध्यान बुटियन पवेलियन के निजी कमरे ने आकर्षित किया। अंदर 2 महिला साधकों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन मनके के पर्दे के कारण उनकी विशिष्ट विशेषताएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती हैं। सू जुए परी युएचन के प्रति काफी चौकस थी। छोटे भाई, मुझे लगा कि आप समय भूल गए हैं। जब एनजियान ने देखा कि सू जुए समय पर निजी कमरे में आ गई है तो उसने राहत की सांस ली। भोज शुरू होने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है और मुझे लगा कि सू जुए नहीं आ पाएगी। नहीं वरिष्ठ बहन, मैं समय प्रबंधन में माहिर हूँ। सू जुए उसके पास बैठी और मुस्कुराए। जल्द ही भोज शुरू हो गया। दूसरी मंजिल पर बने गोल चबूतरे पर एक महिला प्रकट हुई। उसने हल्के लाल रंग की एक लंबी और जमीन पर लटकती हुई पोशाक पहनी हुई थी, जिसके कंधों पर बर्फ सफ़ेद पतली पन्ने जैसी धुंध लिपटी हुई थी। उसके कंधे कटे हुए थे, उसकी कमर पतली थी, उसकी त्वचा क्रीम जैसी सफ़ेद थी और उसकी सांसें ऑर्किड जैसी खुशबूदार थीं। वह अपनी पतली कमर को झुकाती है और हल्के कदम उठाती है, जिससे उसकी सफ़ेद भुजाएं हल्के धुंध के नीचे दिखाई देती हैं। उसकी आंखें झरने के पानी की स्वच्छ झलक से भरी हुई थीं और बैंगनी जैद से सजा हुआ एक खोखला सुनहरा हेयरपिन उसके सिर पर जापानी शैली के बन में तिरछा लगा हुआ था तथा उसके काले बालों पर लटकनें बिखरी हुई थीं। फीनिक्स की आंखें चमकती हुई, मनमोहक और उत्तेजक हैं, होंठ चेरी के फूलों की तरह हैं, जो अंतहीन कल्पना को प्रेरित करते हैं। उसकी खुशबू मीठी है, उसकी त्वचा कोमल है, उसके गाल फूलों से भी अधिक सुंदर हैं, उसकी उंगलियां छिली हुई प्याज की जड़ों की तरह हैं, उसका मुंह लाल क्रीम की तरह है और उसकी हर भौं और मुस्कान मनमोहक है। सबसे बड़ी राजकुमारी ली चांगले। सभी को शुभ संध्या। ली चांगले की आवाज़ झरने के पानी की तरह सुंदर है, दिल को छूती है। ये शब्द कहे जाने के बाद श्रोताओं में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शुभ संध्या राजकुमारी। राजकुमारी फिर से अधिक सुंदर हो गई है। राजकुमारी चांगले एक परी की तरह सुंदर है। कुछ शिष्य उत्तेजित थे और उनकी आंखें कट्टर थीं। ली चांगले झेंगुआन राजवंश की एक प्रसिद्ध सुंदरी थीं। कुछ शिष्य यहाँ तियानजियाओ सम्मेलन के लिए नहीं, बल्कि उनका असली रूप देखने आए थे। जो लोग अधिक महत्वाकांक्षी हैं वे भोज के बाद कविताएं लिखना और चित्रकारी करना चाहते हैं। यदि मैं सबसे बड़ी राजकुमारी के साथ भोजन कर सकूं और झेंगुआन राजवंश का राजकुमार बन सकूं तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। राजकुमारी चांगले अभी भी बहुत सुंदर है। आन के, जो खुद भी बेहद खूबसूरत थी, हैरान रह गई। हालांकि वह एक महिला थी, लेकिन एक बार ली चांगले से मिलने के बाद वह उसके रूप रंग को देखकर दंग रह गई थी। वह सुंदर और शिष्ट है, उसकी आंखों में एक चमक है। उसकी गरिमा में और रूढ़िवादी शाही पहचान अनगिनत पुरुषों को उसके चरणों में गिरने के लिए प्रेरित करती है। सू जुए शांत रहा, उसका ध्यान सबसे बड़ी राजकुमारी के पीछे जियाओकिंग पर था। जब उसने जियाओकिंग की ओर देखा तो जियाओकिंग ने भी उसकी ओर देखा। मोतियों वाले पर्दे के बीच से जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, जियाओकिंग शर्मा गई और उसने दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। उफ, तुम अभी भी शर्मीले हो। सू जुए ने अपने होठों को चाटा, उसके दिल में बहुत घृणा महसूस हुई। यद्यपि उसने ही लाभ उठाया था, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसे मजबूर किया गया था। एनके ने अपने बगल में बैठे सू जुए की ओर देखा और पाया कि सू जुए नीचे बैठे उन कट्टर शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उनकी स्पष्ट आंखें हमेशा शांत रहती हैं और उनका सुंदर चेहरा शांत एवं शांतिपूर्ण रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी राजकुमारी को उसकी ओर कोई आकर्षण ही नहीं था। फिलहाल अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए ऐसा लगता है कि मेरा छोटा भाई वास्तव में विकृत नहीं है, अनको ने सोचा। सबसे बड़ी राजकुमारी अपने जैसी स्त्री को भी सुंदर महसूस करा सकती है, पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सू जुए ने न केवल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह सुस्त थी। अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं था कि सू जुए की राजकुमारी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जब उसने शियाओकिंग को देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सोचा कि वह कितना मजबूर था, इसलिए वह उसकी सराहना करने के मूड में नहीं था। आप सभी विभिन्न संप्रदायों से आए हैं, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। चांगल द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के सम्मान के लिए चांगल सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। चांगले ने एक सुंदर, गरिमामय और सुरुचिपूर्ण व्यवहार के साथ हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये कठिन नहीं है, राजकुमारी चांगले।
आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। राजकुमारी चांगले ने भी कड़ी मेहनत की है। नीचे शिष्यों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये बुद्धिहीन प्रशंसकों का समूह। सू जुए के मुंह का कोना फड़क उठा। शिष्यों के इस समूह ने उसे पिछले जन्म के उन सितारों के पीछे भागने वालों की याद दिला दी। क्या उनके पीछे के संप्रदाय के नेताओं को यह पता था कि उनके द्वारा भेजे गए शिष्यों के समूह के चेहरे पर उस समय भाव उत्पन्न होंगे जब वे चलने में असमर्थ महिला को देखेंगे? मुझे लगता है कि यह मज़ेदार होगा। बहन, वो सू जुए है। इस समय जियाओकिंग, जो ली चांगले के पीछे खड़ा था, ने सू जुए के निजी कमरे की ओर इशारा किया। हाँ, मैंने ये देखा। ली चांगले ने पहले ही सू जुए को निजी कमरे में देख लिया था। आखिरकार वह आदमी जिसने पहली बार उसकी योजना को समझा था, वह अब भी उसमें बहुत दिलचस्पी रखती थी। उसने सू जुए को खुले दिल से देखा। बर्फ की तरह सफ़ेद लबादा पहने, सुंदर चेहरे और साफ आंखों वाले सू जुए को देखकर वह उसके प्रति थोड़ा अनुकूल महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। सू जुए ने ली चांगले को देखा जो उसे देख रहा था। उसने अपना सिर उठाया और हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान आत्मविश्वास और शांति से भरी थी। फिर ली चांगले ने बदले में आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। उसी समय उसने मन ही मन सोचा कि यह सू जुए सरल नहीं है। सू जुए को इस बात की बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं थी कि ली चांगले ने उसे क्यों देखा। ये स्पष्ट था कि यह जियाओकिंग ही थी जिसने उसका पर्दाफाश किया और ली चांगले को बताया। छोटे भाई, क्या आप सबसे बड़ी राजकुमारी को जानते हैं? एनके, जो निजी कमरे में मौजूद थे, ने देखा कि दोनों लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने असमंजस में पूछा। नहीं, सू जुए ने सच्चाई से उत्तर दिया। तो फिर राजकुमारी तुम पर क्यों मुस्कुराए? एनके ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछा। सू जुए ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता, शायद मैं यहाँ सबसे सुंदर आदमी हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एनके का मुंह फड़क उठा। ये छोटा भाई कितना आत्ममुग्ध है। शायद यह महज संयोग है। ली चांगले के साथ कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करने के तुरंत बाद भोज शुरू हो गया। कई सुंदर दासियां अपनी कमर मटकाती हुई बढ़िया शराब लेकर आईं और उपस्थित सभी शिष्यों के गिलास भर दिए। सभी लोग, कृपया पहले हमारे चाओगे शहर की अनोखी शराब का स्वाद चखें। आपके पीने के बाद हम भोज का दूसरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। कविताएं लिखो और चित्र बनाओ। ली चांगले ने मधुर मुस्कान दी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां विस्फोट हो गया। कई शिष्य तो बस इस क्षण के आने की प्रतीक्षा में यहाँ आए थे। उन्होंने पहले ही अपनी सोच के अनुसार उत्कृष्ट कविताएं तैयार कर ली थीं, इस उम्मीद में कि उन्हें ली चांगले के साथ रात्रि भोजन करने का मौका मिलेगा। अध्याय 17 आप जिम्मेदार हैं। सू जुए ने अपने सामने रखे शराब के गिलास की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही घूंट में पी गया। कड़वी शराब आपके गले से नीचे उतरती है, मसालेदार और तीखी। वह पहले से ही जानता था कि इस दुनिया में पीने की तकनीक अच्छी तरह से विकसित नहीं थी और उसने पहले भी तलवार संप्रदाय में कुछ पी थी। संभवतः हमर प्राणियों की खेती के कारण ही इस दुनिया में शराब विशेष रूप से मसालेदार होती है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति सहन कर सके। इसमें पिछले जन्म की अच्छी मदिरा जैसी मधुर और मधुर सुगंध नहीं होती। छोटे भाई की शराब पीने की अच्छी सहनशीलता है। सू जुए को इतना घमंडी देखकर अन्य तुरंत उसे अंगूठा दिखा दिया। उसने पिछली बार यह शराब पी थी और यह इतनी मसालेदार थी कि वह एक गिलास पीने के बाद ही बेहोश हो गई। सौभाग्य से ये शराब ठीक है, सिवाय इसके कि यह गले में जलन पैदा करती है। आप इसे क्यों नहीं पीती, वरिष्ठ बहन? सू जुए ने सिर हिलाया। उसमें सिर्फ उत्तेजक स्वाद था, कोई दम नहीं। लग रहा था कि भविष्य में जब भी मौका मिलेगा उसे अच्छी वाइन बनानी होगी। मैं इसे भूल जाऊंगा। इनके इस तथाकथित उत्तम शराब के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधी थी। ठीक है, अगर कोई लड़की शराब नहीं पी सकती तो उसे मत पीना। सू जुए ने अपनी समझ जाहिर की। उसे एक पुरुष होने के नाते उसका स्वाद उत्तेजक लगा। अपनी कमज़ोर बड़ी बहन की तो बात ही छोड़िए। किसने कहा कि मैं शराब नहीं पी सकता? अप्रत्याशित रूप से जैसे ही सू जुए ने बोलना समाप्त किया, एनके को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत मुंह बना लिया। ओह, क्या सीनियर सिस्टर ने ऐसा नहीं कहा? सू जुए ने मासूमियत से अपने हाथ फैलाए। मैं तो बस विनम्रता दिखा रहा था। मैं काफ़ी पी सकता हूँ। एनको ने उछलते हुए पहाड़ को थपथपाया और गुनगुनाया। हाँ, सू जुए ने मुस्कुराते हुए अछूते वाइन ग्लास की ओर देखा। अर्थ स्वतः स्पष्ट था। बिल्कुल। एनके को लगा कि उसका छोटा भाई उसे नीची नज़रों से देख रहा है। एक बड़ी बहन होने के नाते वह अपने छोटे भाई के सामने कैसे बेइज्जत हो सकती थी। हालांकि वह इस शराब के प्रति वास्तव में प्रतिरोधी थी। अपनी बड़ी बहन के चेहरे की खातिर उसने एक बार खुद को साबित करने में कोई आपत्ति नहीं की। सू जुए ने सिर हिलाया और हंसा। एनके की जीतने की तीव्र इच्छा देखकर उसने प्यार से उसे याद दिलाया, बड़ी बहन, आप शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देती?
बस इसे पी लो। एनके ने अपने हाथ में शराब को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सूझ जुए की नकल करते हुए उसे एक ही घूंट में पी गया। बड़ी बहन, सूझ जुए के मुंह का कोना जोर से फड़क उठा। क्या यह इतना क्रूर है? हम जैसे ही शराब उसके गले से नीचे उतरी, अनके की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उसकी सुंदर आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अगले सेकंड गले में जलन महसूस करते हुए एनके ने अपना छोटा सा मुंह खोला और अपने छोटे हाथों से खुद को तेजी से पंखा झलने लगी। जल्दी करो और कुछ फल खाओ। सूझ जुए ने जल्दी से अनके के लिए एक केला छीला। एनके ने जल्दी से केले को अपने मुंह में ठूंस लिया और उसके गाल बहुत उभरे हुए और प्यारे लग रहे थे। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं, वरिष्ठ बहन? सूझ जुए ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है। एनके ने अपनी छोटी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और एक केला खाया, जिससे उसे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ। लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी तुतलाहट वाली थी। मेरी जीभ इतनी तीखी और सुन्न हो गई है कि मैं बोल नहीं सकता। सूझ जुए ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, बहन, अगर हम अगली बार नहीं पी सकते तो मत पीना। ये सिर्फ एक गिलास शराब है, इससे कुछ साबित नहीं होता। अलग एनके ने एक घूंट लिया और कहा, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो क्या तुम मुझे नीची नज़र से नहीं देखोगे? सूझ जुए ने गंभीरता से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी बहन पहले से ही मेरे छोटे भाई के दिल में बहुत शक्तिशाली है। सचमुच? कनिष्ठ भाई? एनके ने अपने लाल होठों को भींच लिया, उसकी आंखें हिलने लगीं और उसका मलाईदार चेहरा धीरे धीरे एक खूबसूरत लालिमा में बदल गया। इससे एनकोर में आकर्षण बढ़ जाता है, जो पहले से ही बहुत खूबसूरत दिखती है, और वह बेहद खूबसूरत हो जाती है। खैर, बात शराब की है। उसने बहुत ज्यादा पी ली। सूझ जुए ने एक नज़र में अनके की हालत देखी और उसे अनके को ये पीने देने के लिए थोड़ा अफसोस हुआ। बाद में नशे में धुत होकर पागल मत हो जाना, वह महिलाओं के मामले में बहुत असहाय है। भाई, तुम बोलते क्यों नहीं? एनके की सुंदर आंखें धुंधली थीं और उसका चेहरा उलझन भरा था। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था और एक आदिम आवेग उसके दिमाग पर कब्जा करने वाला था। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह पहले से ही नशे में थी। सूझ जुए ने सच्चाई से उत्तर दिया, वरिष्ठ बहन पहले से ही एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं जो अपनी वर्तमान उम्र में जिंदन के मध्य चरण तक पहुंचने में सक्षम हैं। वह पूरे सेंट्रल प्लेन्स में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक हैं और वह लक्ष्य है जिसे मेरे कनिष्ठ साथी प्रशिक्षु भाई प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हे, क्या मैं इतना अद्भुत हूँ? अनके मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए, उसकी मुस्कान फूल की तरह सुंदर थी। बड़ी बहन, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। सूझ जुए ने असहाय होकर कहा। एनके ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नशे में नहीं हूँ, ये थोड़ी सी शराब कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सूझ जुए ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए सोचा, क्यों न इसे वापस ले जाने के लिए कोई होटल ढूंढ लिया जाए। ये डिनर पार्टी कुछ खास दिलचस्प नहीं लग रही। बड़ी बहन, क्यों न हम चलें? सूझ जुए ने सुझाव दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? एनके ने अपना छोटा सा सिर झुकाया, उसके गालों के गड्ढे सूर्यास्त की चमक के साथ झिलमिला रहे थे। आराम करने के लिए कोई होटल ढूंढते हैं। यहाँ कुछ भी दिलचस्प नहीं है, सूझ जुए ने कहा। एनके ने अपना सिर धीरे से हिलाया, नहीं, मैं पेंटिंग देखना चाहती हूँ। बड़ी बहन, क्या आपको अब भी चित्रकला में रुचि है? सूझ जुए ने उत्सुकता से पूछा। नशे में तो सच सामने आ ही जाता है। अगर वो इस हालत में भी बोल पा रहा है तो ज़रूर कोई कहानी होगी। हाँ, जब मैं बच्चा था तो मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद था। बात बस इतनी है कि मेरे परिवार को पता चल गया कि मुझ में कला की अच्छी प्रतिभा है और वे नहीं चाहते थे कि मैं चित्रकारी में समय बर्बाद करूं, इसलिए मैंने हमेशा इस शौक को अपने दिल में छिपा कर रखा। एनके का गुलाबी चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था, उसकी आंखें धुंधली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। सूझ जुए ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, अब तुम बाहर हो, तुम जो करना चाहते हो बाहर कर सकते हो। तुम मेरा साथ दोगे, है न? एनके सूझ जुए के करीब आए और अपनी चमकदार बड़ी आंखें झपकाईं। मेरे पास मना करने का क्या कारण हो सकता है? सूझ जुए ने जब अनके का परेशान चेहरा देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। उसे डर था कि उसके जाने के बाद कुछ बुरे लोग इस अवसर का फायदा उठाकर उसकी बड़ी बहन के साथ कुछ बुरा करेंगे। हाँ, अनके खुशी से मुस्कुरा रही थी, उसके चेहरे पर रोने का कोई संकेत नहीं था। सूझ जुए को अचानक लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। क्या वह सचमुच नशे में थी? बड़ी बहन, निश्चित रूप से, चाहे कोई भी समय हो, महिलाएं हमेशा झूठ बोलने और अभिनय करने में सर्वश्रेष्ठ होती हैं, विशेषकर सुंदर महिलाएं। छोटे भाई, मुझे लगता है कि तुम अजीब हो। एनके ने अपनी थोड़ी को सहारा दिया, उसकी सुंदर धुंधली आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। शराब लोगों को ज्यादा साहसी बना देती है। आनके, जो आमतौर पर संकोची और शर्मीली होती है, अचानक ज्यादा बातूनी हो जाती है। अजीब? मुझमें अजीब क्या है? ये पहली बार था कि सूझ जुए ने ऐसा विशेषण सुना था। तलवार संप्रदाय में आपकी छवि खराब है, लेकिन जब मैं आपके साथ मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सचमुच सौम्य और विचारशील हैं।
एनके को अचानक एहसास हुआ कि उसने जो कहा वह थोड़ा कठोर था और जल्दी से समझाया, जूनियर भाई, इसे दिल पर मत लो, ये वास्तव में इतना बुरा नहीं है। हे भगवान, यह इतना भी बुरा नहीं है। सू जुए के मुंह का कोना फड़क उठा, लेकिन जब उसने पिछले कुछ दिनों में कथानक को पूरा करने के लिए की गई बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के बारे में सोचा तो वह उसे खराब प्रतिष्ठा के लिए दोषी नहीं ठहरा सका। अब उसे कहानी के हिसाब से काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में वह नायक है, इसलिए सब कुछ सामान्य हो गया है। छोटे भाई, आप चुप क्यों हैं? मुझे माफ़ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। एनके ने अपना सिर नीचे किया, अपने कपड़ों के कोने को चुटकी से दबाया और अपराध बोध से कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ सीनियर सिस्टर, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उन गलतियों के बारे में सोच रहा था जो मैंने की थीं। सू जुए ने प्यारी अनके को देखा और खुद को रोक न सकी, लेकिन उसके छोटे से चेहरे पर हल्के से चुटकी काटी। चेहरा चिकना और नाजुक था और बहुत अच्छा लग रहा था। एनके का पहले से ही गुलाबी चेहरा और भी लाल हो गया और वह सू जुए के हाथ को घूरने लगी। मुझे माफ़ करना सीनियर सिस्टर, मैं खुद को रोक नहीं सका क्योंकि आप बहुत प्यारी थीं। सू जुए दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। उसने वाकई उस सुंदरी के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए उसने जल्दी से माफ़ी मांगी। जब अनके को होश आया तो वह बहुत शर्मीली थी, लेकिन अचानक वह अधिक ऊर्जावान हो गई। सू जुए की ओर इशारा करती हुई जैद उंगली थोड़ी कांप उठी और उसकी लाली बर्फ सफ़ेद हंस की गर्दन तक फैल गई। तुम जिम्मेदार हो। अध्याय 18। मेरे छोटे भाई जैसा सुंदर आदमी आपसे झूठ कैसे बोल सकता है? जिम्मेदार, क्या कोई ऐसी अच्छी चीज़ होती है? सू जुए की आंखें चमक उठीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अनके को अचानक लगा कि उसके सामने बैठा छोटा भाई अच्छा इंसान नहीं लग रहा है। बहन, मजाक बंद करो, पेंटिंग जल्द ही शुरू होगी। सू जुए हंसे। तुम्हें ऐसे ही जाने देना शर्म की बात है। एनके ने नाक से कुड़ी। उसे पहले कभी किसी पुरुष ने छुआ तक नहीं था, लेकिन अब अचानक सू जुए ने उसके चेहरे पर चुटकी काट ली। हालांकि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। तो आप क्या करना चाहती हैं, वरिष्ठ बहन? सू जुए ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे इस बारे में सोचने दो। मैं पहले तुम्हें पैसे दे दूंगा और बाद में बताऊंगा। एनके ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी काटी और एक क्षण सोचा। ठीक है, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। सू जुए ने गंभीरता से कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? अनके का सुंदर चेहरा काला पड़ गया। सू जुए ने सूखी खांसी के साथ कहा, ऐसा नहीं है, मुझे बस डर है कि सीनियर सिस्टर मुझे कुछ बुरा करने के लिए मजबूर करेंगी। आखिरकार पुरुषों को बाहर रहते समय अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। आप चाहें? अनके को इतना गुस्सा आया कि वह हंस पड़ी। उसके प्रेमी नदी में मछलियों के झुंड की तरह थे और उनकी संख्या अनगिनत थी। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने कहा कि वह किसी को कुछ बुरा करने के लिए मजबूर कर सकती है। हा, सू जुए चुपचाप हंस पड़ी। इस बड़ी बहन के साथ रहना वाकई बहुत आरामदायक था। जैसा कि कहा जाता है, प्यारा लेकिन दिमागहीन। वे कोरे कागज़ की तरह मासूम होते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा उनकी भावनाएं झलकती रहती हैं। उन्हें किसी तरह की चौकसी या बोझ की ज़रूरत नहीं होती। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें सू जुए सबसे ज़्यादा पसंद करती है। मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ, तुम बुरे आदमी हो। एनके ने उसे सीने से लगा लिया और गुस्से से अपना सिर घुमा लिया। मुझे एक ही दिन में अच्छे आदमी और बुरे आदमी दोनों का कार्ड मिला, जो बुरा नहीं है। सू जुए ने खुलकर मुस्कुराया। अच्छा आदमी कार्ड, इसका क्या मतलब है? एनके ने अपना सिर घुमाया और उत्सुकता से पूछा। जब तुम क्रोधित नहीं होगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। सू जुए मुस्कुराए और पलकें झपकाईं। एनके ने हंसते हुए कहा, मैं पहले से ही नाराज नहीं था। प्रधानमंत्री बहुत सहनशील हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैसे भी बताना नहीं चाहता था। सू जुए ने अपने हाथ फैला दिए। प्यार कहो, नहीं कहो। एनके ने सू जुए को घूरते हुए अपने दांतों के बीच से हर शब्द को बाहर निकाला। सू जुए एक छोटी सी धुन गुनगुना रही थी और बहुत अच्छे मूड में थी। कुछ समय बाद पुस्तकें लिखने और चित्रकारी का सिलसिला शुरू हो गया। ली चांगले दूसरी मंजिल के मध्य में बैठे थे, जहां से दृश्य बहुत अच्छा था और यह पूरे स्थल में सबसे विशिष्ट स्थान भी था। उसे दूसरी और पहली मंजिल दोनों से देखा जा सकता है। मुझे आशा है कि आप अपने काम में कंजूसी नहीं करेंगे ताकि चांगले अपने क्षितिज को व्यापक बना सके। ली चांगले ने नीचे खड़े शिष्यों की ओर देखा जो आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी चांगले, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। मैं पहले यहाँ आया था, तुम पीछे हटो। मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, मेरे को देखो, वे औसत हैं। कौन मेरी पैंट उतार रहा है? नीचे हंगामा मच गया। यदि अफसर अनुमति नहीं देता तो सू जुए जोर जोर से हंसती। वह सचमुच इन लोगों के समूह से बहुत खुश था। सू जुए ने उन शिष्यों को ऐसे देखा जैसे वे कोई जोकर हों। सभी लोग अपना समय लें और इन्हें एक एक करके देखें। आपके पास समय होगा।
यदि किसी की पेंटिंग चांगले द्वारा एकत्रित की जा सकती है तो चांगले उसे शाही परिवार से प्राप्त खजाने के बदले में दे देंगे। ली चांगले ने अराजक दृश्य देखा और तुरंत बोल पड़े। ऐसा लगता है कि राजकुमारी चांगले को इन साहित्यिक कृतियों की सचमुच परवाह है। ली चांगले का उदार इनाम सुनकर सू जुए ने खुद से कहा, वह एक दिलचस्प महिला है जो शाही माहौल में भी खुद को साफ सुथरा रख सकती हैं और उनके पास काफ़ी खाली समय है। जैसे ही ली चांगले ने यह कहा, वहाँ अचानक बहुत शांति हो गई। शिष्यों की आंखें और भी अधिक कट्टर हो गईं। ये सभी शिष्य तुच्छ और मध्यम दर्जे के संप्रदायों से थे। कहने की ज़रूरत नहीं कि शाही खजाने बेहद कीमती थे, इसलिए वे उन्हें पाना चाहते थे। छोटे भाई, क्या तुम्हें भी रुचि है? क्या तुम पेंटिंग करना चाहते हो? एनके ने सू जुए की ओर आशा भरी नज़रों से देखा। मैं सचमुच नहीं कर सकता। सू जुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसके पास इस चीज़ का अध्ययन करने का समय नहीं था। इस दुनिया में लेखन को मेज पर रखना मुश्किल था। ठीक है, एनके सू जुए की चित्रकला कौशल देखना चाहता था, लेकिन ये देखने के बाद ये स्पष्ट रूप से असंभव था। लेकिन मैं कविता लिख सकता हूँ। सू जुए रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। शायरी लिख। एनके ने सू जुए को संदेह से देखा। ये पेंटिंग से कहीं अधिक कठिन था। जब तक आप प्रयास करने को तैयार हैं, आप चित्रकला सीख सकते हैं, लेकिन कविता लिखने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को अपने पूरे जीवन में कभी प्रेरणा का क्षण नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों को अपने पूरे जीवन में प्रेरणा का क्षण मिलता रहता है। ये सही है। सू जुए ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। सू जुए का गंभीर रूप देखकर अनके को यकीन हो गया। उसे लगा कि हालांकि उसके सामने बैठा छोटा भाई थोड़ा सनकी है, फिर भी उसकी बातें विश्वसनीय हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। सू जुए ने मन ही मन 300 तांग कविताओं के बारे में सोचा। हालांकि उसे ज़्यादातर कविताएं याद नहीं थीं, फिर भी वह कुछ प्रसिद्ध कविताएं सुना सकता था। क्यों, अगर तुम कविता पूरी कर लो तो तुम राजकुमारी के साथ भोजन कर सकते हो। एनके ने सू जुए को असमंजस से देखा और पाया कि यह आदमी वास्तव में नियमों के अनुसार नहीं खेलता था। अन्य लोग इस अवसर को पाने के लिए छटपटा रहे थे और कविता के लिए बड़ी रकम देने को तैयार थे, लेकिन सू जुए को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजकुमारी के साथ रात्रि भोजन करने के बजाय मैं रात्रि भोजन के बाद शाम की हवा का आनंद लेने के लिए आपके साथ शाही शहर में टहलने जाना पसंद करूंगा। सू जुए मुस्कुराए और अनके की ओर देखा, जिसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। क्या बकवास कर रहे हो छोटे भाई? राजकुमारी चांगले बहुत सुंदर है। मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। एनके ने अपने कपड़ों के कोने को अजीब तरह से रगड़ा। सू जुए की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसने कहा कि? सू जुए ने इसे सिरे से नकार दिया। चाहे वह ली चांगले के कपड़े हों, सामान हो या आज उनके चेहरे पर लगा रुझान हो, वे सभी आज के लिए तैयार थे। यह अवश्यंभावी है कि वह एक आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा करेगी। आखिरकार वह सबसे बड़ी राजकुमारी और जेंगुआन राजवंश का चेहरा है। अगर सीनियर सिस्टर भी इस तरह के कपड़े पहनती हैं तो मुझे विश्वास है कि अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ वह ली चांगले से बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। मैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन जब सुंदरियों की रेटिंग की बात आती है तो सू जुए सर्वश्रेष्ठ हैं। आन के और ली चांगले एक ही स्तर की सुंदरियां हैं, लेकिन आन के स्वभाव से अंतर्मुखी और शर्मीली है और खुद को साहपूर्वक सजाने की हिम्मत नहीं करती है। लेकिन यही बात सू जुए को क्यूट लगती है। हर किसी का अपना सौंदर्यबोध होता है और उसे दूसरों की नकल करने की ज़रूरत नहीं होती। एनकोर की प्यारी और बिना दिमाग वाली कार्यशैली भी हर समय उसके आकर्षण को दर्शाती है। सू जुए की आंखों में गंभीरता देखकर अनके थोड़ा चौंका। सच में? सू जुए मुस्कुराए और बोली, बेशक बड़ी बहन, आपको अभी भी आश्वस्त होना होगा। छोटा भाई, जो इतना सुंदर है, आपसे झूठ कैसे बोल सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अनके का मुंह फड़क उठा। कुछ ही शब्दों में उसका असली रंग सामने आ गया, है ना? लेकिन उसने वास्तव में सू जुए के शब्दों को अपने दिल में रखा और अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की। क्या ये पहचाने जाने और सराहना पाने का एहसास है? वाह, मैं उस रात तुम्हारे साथ टहलने के लिए तैयार हो गई थी। अनके का सुंदर चेहरा लाल हो गया और एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी आवाज में कहा। सू जुए ने सूखी खांसी के साथ कहा, मैं तो मजाक कर रही थी सीनियर सिस्टर। हम इन दिनों यात्रा से बहुत थक गए हैं। हमें अच्छी तरह आराम करना चाहिए और कल के तियानजियाओ सम्मेलन की तैयारी करनी चाहिए। रोल अध्याय 19 झरना 3000 फीट नीचे गिरता है, मानो आकाशगंगा आसमान से गिर रही हो। आन के इतनी चिंतित थी कि उसने गालियां भी दीं। वह सू जुए पर इतना क्रोधित थी कि कांप रही थी। मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम बाद में मेरे साथ टहलने जाओगे, अनके ने बिना कोई और बात कहे कहा। कोई बात नहीं। सू जुए वहीं रुक गए और तुरंत सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम इतनी जल्दी मान गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम थके हुए हो? इस एनकोर का जिक्र करते ही मुझे गुस्सा आ रहा है। पिछले 2 दिनों से वह तलवार पर उड़ रही थी, जिससे उसकी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा नष्ट हो रही थी। सू जुए पिछले 2 दिनों से लगातार सो रहा था।
अगर कोई थका हुआ था तो वो और यून झोंक रहे थे, वो तो बिल्कुल नहीं। बस मजाक कर रहा था। सीनियर सिस्टर, आपके साथ सैर करना मेरे लिए सम्मान की बात है। सू जुए हल्के से मुस्कुराया। उसे अब भी एनके को ऐसे देखना अच्छा लगता था, जिससे उसकी उबाऊ जिंदगी में थोड़ा मजा आ जाता था। मैं आपकी सलाह नहीं मानूंगा। आप सही नहीं हैं। एनके ने चतुराई सीख ली है और उसने सू जुए को यह मौका नहीं दिया। उसने नाक सिकुड़ी। हाँ हाँ, अब और मजाक मत करो सीनियर सिस्टर, नीचे देखो, एक पेंटिंग पहले ही आ चुकी है। सू जुए ने नीचे एक शिष्य द्वारा प्रस्तुत एक पेंटिंग की ओर इशारा किया। इस पेंटिंग में संभवतः एक क्रूसियन काप को ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाते हुए दर्शाया गया है। जल प्रवाह और क्रूसियन काप के बीच अंतर स्पष्ट नहीं है, तथा रेखाएं भी ठीक से नहीं खींची गई हैं। उपयोग किए गए रंग बहुत चमकीले हैं, जो पहली नज़र में आश्चर्यजनक लग सकते हैं, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि उनमें बहुत सारी खामियां हैं और उनमें कोई दम नहीं है। ली चांगले ने अपने शिष्यों की उत्सुक निगाहों के सामने सिर हिलाया। ये पेंटिंग वाकई औसत दर्जे की थी। यहाँ तक कि सू जुए, जो पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, भी ये देख सकता था। शिष्य निराश होकर चला गया। अगली पेंटिंग एक पहाड़ी नाले की है। पिछली पेंटिंग के चटक रंगों की तुलना में इसमें रंगों का इस्तेमाल साफ तौर पर कम किया गया है। बस पहाड़ी नदियों को चित्रित करते समय परतों के भाव पर ध्यान देना जरूरी है। हमें पहाड़ों की शांति और वनस्पति को चित्रित करने के साथ साथ नदी को गतिशील भी दिखाना होगा। कठिनाई केवल पिछली पेंटिंग की तुलना में अधिक है। हालांकि चित्र जितना अधिक कठिन और विस्तृत होगा, चित्रकार के कौशल की उतनी ही अधिक परीक्षा होगी। न केवल इस पर्वतीय धारा की परत अस्पष्ट है, बल्कि पहाड़ों का चित्रण केवल कुछ पेड़ों का है, जो थोड़ा पतला लगता है, और नदी का पानी भी साफ नहीं दिखता। 2 शब्द, बकवास। ली चांगले ने फिर अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी पेंटिंग देखी, और इसी तरह 10 से अधिक पेंटिंग देखी, लेकिन उनमें से किसी में भी ली चांगले की रुचि नहीं जगी। इस वर्ष कला परीक्षा के अभ्यर्थी औसत हैं। सू जुए ने अपना सिर हिलाया और सच्चा मूल्यांकन दिया। कला परीक्षा का उम्मीदवार क्या होता है? जूनियर, क्या तुम पेंटिंग करना जानते हो? अनके ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, मैं चित्रकला के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। सू जुए कहने ही वाले थे कि उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन इस दुनिया में चित्रकला के स्तर को देखने के बाद उन्होंने फिर भी कुछ कहने की हिम्मत की। मेरा अनुमान है कि कोई भी कला छात्र जो प्रवेश परीक्षा में असफल हो गया है, वह इन लोगों से बेहतर चित्र बना सकता है और यहाँ अग्रणी बन सकता है। सू जुए ने अनके की ओर देखा और पूछा, बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कैसे करना है? तुम कोशिश क्यों नहीं करती? शाही परिवार का अनमोल खजाना अभी भी बहुत आकर्षक है। अब तक अनके लगभग होश में आ चुका था। आखिरकार वह एक किसान था और वह शराब को बहुत जल्दी छान सकता था। एनके ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। छोड़ो इसे जूनियर भाई, मैं यह नहीं कर सकता। बड़ी बहन, आप चित्र नहीं बना सकती। मैं चित्र बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। बस इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको सामाजिक भय हो, सीनियर सिस्टर? सू जुए हंसे। सामाजिक भय का क्या अर्थ है? 21वीं सदी के इस उन्नत शब्द को अनके समझ नहीं पाए। सू जुए ने कठोर लहजे में कहा, यह सामाजिक भय है। मैं बाहरी लोगों के सामने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करती। ये लगभग सही है। जब एनके ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि वह संभवतः सू जुए की सामाजिक रूप से चिंतित व्यक्ति थी। तो पहले मुझे दिखाओ, मैं भी अपनी बहन की चित्रकारी के हुनर के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। सू जुए ने मुस्कुराते हुए अनके की ओर देखा। मैंने कुछ कलाकृतियां बनाई हैं, लेकिन वे कुछ वर्ष पहले की ही हैं। अनके एक क्षण के लिए हिचकिचाया। अगर हो सके तो बड़ी बहन, कृपया इसे बाहर निकाल दें और छोटे भाई को दिखा दें। छोटा भाई कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। सू जुए अभी भी अपनी बड़ी बहन के बचपन के सपने के स्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको शर्मिंदगी महसूस होगी या नहीं। कुछ निर्देश देने के बाद अनके ने अंगूठी से पेंटिंग बाहर निकाली। पेंटिंग लेने के बाद सू जुए ने उसे ध्यान से देखा। पहाड़ों में बहता पानी, मनोरम दृश्य और नीचे गिरता एक शानदार झरना है। बादल उमड़ते हैं, चोटियां एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, तथा पर्वत चोटियों को धुंध और धुंधलेपन से घेर लेती हैं। रूपरेखा और रंगों का प्रयोग दोनों ही उन चित्रों से कहीं बेहतर हैं। सू जुए की आंखें चमक उठीं। वह इस चित्रकारी कौशल के बारे में और कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से बाकी सभी से बेहतर था। बहुत अच्छा, आप कोशिश कर सकती हैं सीनियर सिस्टर, संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। सू जुए की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सच्चे मन से प्रशंसा की। एनके ने जल्दी से हाथ हिलाया। नहीं नहीं, अगर मैं अच्छी तरह से चित्र नहीं बना सकती तो ये शर्मनाक है। सू जुए ने पलकें झपकाईं और कहा, नीचे की पेंटिंग्स तो और भी बदसूरत हैं। घबराओ मत, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहा तो मैं उसका मुंह सिल दूंगी। नहीं, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है।
एनके ने घबराहट महसूस करते हुए अपने लाल होठों को भींच लिया। यद्यपि वह कुछ हद तक ललचाई हुई थी, फिर भी उसे डर था कि सबसे बड़ी राजकुमारी इसे स्वीकार नहीं करेगी, जो शर्मनाक होगा। चिंता मत करो वरिष्ठ बहन, मैं तुम्हें वह खजाना अवश्य दिलाऊंगा जिसका वादा ली चांगले ने किया था। सू जुए ने इसके बारे में सोचने के बाद आत्मविश्वास से कहा। वास्तव में आन के थोड़ा हिचकिचा रही थीं। उन्होंने उन चित्रों का स्तर देखा था और उन्हें वाकई औसत दर्जे का पाया था। हालांकि अपने व्यक्तित्व को देखते हुए वह अभी भी हिचकिचा रही थीं। जरूर सीनियर बहन, बस इसे देखो। सू जुए मुस्कुराए, अंगूठी से ब्रश निकाला और पेंटिंग के पीछे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जूनियर भाई, अगर राजकुमारी चांगले को ये पेंटिंग सचमुच पसंद आए तो खजाना आपका होगा। सू जुए की हरकतें देखकर हालांकि एनके उलझन में थी, उसे विश्वास था कि सू जुए उसे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, इसलिए उसने सिर हिलाया और उसके पीछे चली गई। सू जुए ने अपनी भौहें उठाईं। हम खजाने के बारे में बाद में बात करेंगे, बस इंतज़ार करो और देखो वरिष्ठ बहन। डॉट 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 डॉट। ऊंचे मंच पर बैठे ली चांगले को थोड़ी निराशा हुई। 10 से अधिक पेंटिंग देखने के बाद भी उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो उन्हें संतुष्ट कर सके, यहाँ तक कि एक भी ऐसी नहीं जो उन्हें पसंद आई हो। उसे साहित्य और सुलेख का बहुत शौक था, इसलिए उसने इनका काफ़ी अध्ययन किया। वे चित्रकार तो उसके स्तर के भी नहीं थे, तो फिर उसकी नज़र कैसे खींच पाते। यदि आपके पास चांगल को दिखाने के लिए और कोई पेंटिंग नहीं है तो चांगल अगला काम शुरू करेगा, कविता लिखना। कुछ देर तक इंतजार करने और नीचे कोई हलचल न देखने के बाद ली चांगले की फीनिक्स जैसी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी और वह मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि इस वर्ष सारा काम व्यर्थ हो गया है। इंतजार। इस समय सू जुए पेंटिंग के साथ निजी कमरे से बाहर चली गई। ओह, ये देखकर कि सू जुए ने वास्तव में कार्रवाई की है, ली चांगले ने अपने हाथ में पेंटिंग पर एक और नज़र डाली और तुरंत दिलचस्पी पैदा हो गई। श्री सू, क्या आप पेंटिंग भी कर सकते हैं? सू जुए ने कहा, ऐसा नहीं है। ये पेंटिंग मेरे एक दोस्त ने बनाई थी और मुझे दी थी। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी चांगले इसे पसंद करेंगी। कोई बात नहीं, चूंकि मास्टर सू का स्वाद बहुत परिष्कृत है, इसलिए चांगले मास्टर सू के साथ इसका आनंद लेने को तैयार है। ली चांगले ने मीठी मुस्कान दी, बहुत सुंदर। जियाओकिंग, जो ली चांगले के पीछे खड़ी थी, ने सू जुए की हरकतें देखी, अपने लाल होठों को दबाया और धीरे से गुनगुनाया। मैंने मन ही मन शिकायत की, इस बड़े सुअर का खुर मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि वह भी उन आदमियों जैसा ही है। सू जुए ने पेंटिंग उसे थमा दी। ली चांगले ने उसे ले लिया और पहली बार उसे देखते ही उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। यद्यपि यह पेंटिंग उतनी उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन यह नीचे दिए गए बहते पानी के चित्रों से कहीं बेहतर है, इसलिए यह व्यर्थ प्रयास नहीं है। श्री सू, चांगले सच कह रहे हैं। पेंटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है और इसकी नींव मजबूत है। लेकिन यदि आप वह खजाना पाना चाहते हैं जिसका वादा चांगले ने किया था, तो आप अभी भी एक कदम दूर हैं। ली चांगले ने कुछ देर तक इसकी प्रशंसा करने के बाद सच कहा। आखिरकार खजाना मुफ्त में तो नहीं मिला था। ये वो खजाना था जिसके लिए उसने अपनी माँ से बहुत समय से भीख मांगी थी। वह आसानी से वादा नहीं करेगी जब तक कि वह किसी ऐसे चित्रकार को न देख ले जो उससे अधिक निपुण हो और उसे आश्चर्यचकित कर दे। ये सुनकर निजी कमरे में अनके का दिल बैठ गया। पेंटिंग अच्छी लगे या न लगे, इसकी परवाह किए बिना उसे अपने छोटे भाई का अपमान करने का अपराध बोध हो रहा था। राजकुमारी, अधीर मत होइए। मैंने सुना है कि आपको कविता लिखना भी पसंद है, इसलिए कृपया पीछे की ओर देख लीजिए। सू जुए घबराई नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए बोली। ली चांगले ने उत्सुकता से ड्राइंग पेपर पलटा। क्या इसके पीछे कोई राज हो सकता है? बाद में जब ली चांगले ने कविता की उन कुछ छोटी पंक्तियों को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसका मुंह थोड़ा खुल गया और उसने अविश्वास से सू जुए को देखा। क्या ये कविता आपने लिखी है? यहाँ तक कि उसके पीछे खड़ी शियाओकिंग भी उत्सुकता से आई और जब उसने कविता देखी तो वह दंग रह गई। हाँ, क्या इससे राजकुमारी चांगले का खजाना मिल सकता है? सू जुए ने हल्का सा मुस्कुराया। मैंने देखा कि ड्राइंग पेपर के पीछे चमकदार लिखावट की कई पंक्तियां थीं। धूपबत्ती पर सूर्य की रोशनी पड़ती है जिससे बैंगनी रंग का धुआं निकलता है और दूर से मैं नदी के सामने एक झरना गिरता हुआ देख सकता हूँ। ये झरना 3000 फीट नीचे गिरता है, मानो आकाश से आकाशगंगा गिर रही हो। अध्याय 20। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद राजकुमारी। सू जुए का अपॉइंटमेंट है। सू जुए ने इस कविता को इसलिए चुना क्योंकि यह पेंटिंग के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। यद्यपि यह कविता उन प्रसिद्ध कविताओं से 0.5 स्तर से थोड़ी कमतर है, लेकिन अंतिम 2 वाक्य ली चांगले को चौंकाने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा इस दुनिया का सांस्कृतिक स्तर वास्तव में कम है और जो कविताएं प्रसारित होती हैं वे सभी औसत दर्जे की कविताएं हैं, इसलिए वह बहुत आश्वस्त हैं। ली चांगले के हाव भाव से लगता है कि यह संभवतः सुरक्षित है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्री सू इतने प्रतिभाशाली होंगे। ली चांगले ने आश्चर्य से सू जुए को देखा।
वह उसकी साहसिक कल्पना और रचनात्मकता की सचमुच प्रशंसा कर रही थी, क्योंकि वह झरने की तुलना आकाशगंगा से कर सकता था। ली चांगले की टिप्पणी सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग उत्सुक हो गए। किस प्रकार के शब्दों से ली चांगले को इतना उच्च मूल्यांकन प्राप्त हो सकता है? क्या ये कविता और पेंटिंग शाही खजाने के बदले राजकुमारी को दी जा सकती है? सू जुए मुस्कुराया, यह मुझे दे दो, ये कविता मुझे दे दो। श्रीमान सू, क्या आप सचमुच मजाक नहीं कर रहे हैं? ली चांगले ने आश्चर्य से सू जुए को देखा। शाही परिवार की बेटी और जेंगुआन राजवंश की सबसे बड़ी राजकुमारी के रूप में उसने सभी प्रकार के दृश्य और खजाने देखे थे। एकमात्र चीज जो उसे ऐसी अभिव्यक्ति दे सकती थी, वह थी सू जुए की कविता। यह एक महान कविता थी जो युगों युगों तक चलती रहेगी, और यह उसे इस तरह दी गई। ली चांगले को इससे गहरा सदमा लगा, क्योंकि साहित्य से उन्हें कोई परहेज नहीं था। एक सज्जन का वचन उसके बंधन जितना ही अच्छा होता है। सू जुए ने सिर हिलाया। ये तो बस एक कविता थी। उसके मन में और भी बहुत कुछ था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ली चांगले ने जल्दी से पेंटिंग को हटा दिया और उसे अपनी अंगूठी में रख लिया, जैसे कि वह कोई खजाना हो। यह नज़ारा देखकर डर लगता है कि कहीं कोई और इसे छीन न ले। बहन जियाओ किंग, जाओ वह स्क्रॉल ले आओ। ली चांगले ने आदेश दिया और जल्दबाजी में लगभग गलत नाम पुकारा। उसे डर था कि सू जुए अपनी बात से मुकर जाएगा। हाँ, जियाओ किंग ने सू जुए को गौर से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना चिड़चिड़ा बोलने वाला ये बदमाश इतनी साहित्यिक प्रतिभा वाला हो सकता है। यहाँ तक कि वह, जिसे साहित्य और स्याही में ज्यादा रुचि नहीं थी, भी आश्चर्यचकित थी। नीचे ली चांगले की अभिव्यक्ति और टिप्पणियों को देखकर लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि पेंटिंग के पीछे क्या लिखा है। श्री सू, इस पेंटिंग का नाम क्या है? चलो इसे वांगलुशान झरना कहते हैं। सू जुए ने कुछ देर सोचा और कहा। ली चांगले ने इसे अपने दिल में गहराई से याद किया। ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ चित्रित पर्वत माउंट लुशान है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। जाओ और अपनी आंखों से देखो, यह आकाश से गिरती हुई आकाशगंगा जैसा है। सू जुए सूखी खांसी के साथ कुछ नहीं बोली। इस दुनिया में लू पर्वत कहाँ है? लेकिन कुछ समानताएं तो होनी ही चाहिए। आखिरकार जोंगजोऊ का क्षेत्रफल ब्लू स्टार से दर्जनों गुना ज्यादा है। ली चांगले ने फिर पूछा, मास्टर सू, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर यह पेंटिंग अन्य लोगों को दिखाई जाए? बुरा मत मानो, ये पेंटिंग राजकुमारी की है, इसलिए वह इसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है। सू जुए ने परवाह नहीं की और हल्के से मुस्कुराया। आइए चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखें। हालांकि यह पेंटिंग मुझे मास्टर सू ने दी थी, चांगले जनता को ये भी बताएंगे कि यह आपके द्वारा बनाई गई थी। ली चांगले ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ये सब ठीक है, इस पेंटिंग पर अंतिम निर्णय राजकुमारी चांगले का होगा। सू जुए ने उदासीनता से मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन ली चांगले की थोड़ी प्रशंसा की। वह सबसे बड़ी राजकुमारी होने के योग्य थी और उसकी दृष्टि वाकई महान थी। कोई इस पेंटिंग को पढ़ो। ली चांगले ने मधुर मुस्कान के साथ सू जुए की ओर गहरी प्रशंसा भरी नजरों से देखा। एक और नौकरानी आगे आए और वह ये जानने को उत्सुक थी कि पेंटिंग के पीछे क्या कविता है। सबसे बड़ी राजकुमारी, जिसने कभी इतने गहरे भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया था, उसे ऐसा कौन सा जादू इतना विस्मित कर सकता था? हालांकि वह जियाओ किंग जितनी साहसी नहीं थी। ये कविता पढ़कर नौकरानी की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं। उसने सू जुए की ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतना आदर्श पुरुष भी हो सकता है। वह सुंदर, प्रतिभाशाली है और उसकी साहित्यिक प्रतिभा उत्कृष्ट है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राजकुमारी इतनी हैरान थी। रानी भी वैसी ही होगी। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के कान खड़े हो गए। वे ये भी देखना चाहते थे कि किस प्रकार की कविता राजकुमारी को इतना उत्साहित कर सकती है। सूरज धूपबत्ती पर चमकता है, जिससे बैंगनी रंग का धुआं निकलता है, और दूर से मुझे नदी के सामने एक झरना दिखाई देता है। झरना 3000 फीट नीचे सीधा गिरता है और ऐसा लगता है जैसे आकाशगंगा आकाश से गिर रही हो। जल्द ही नौकरानी ने कविता ऊंची आवाज में सुनाई। कविता बहुत आकर्षक है और इसे सुनते ही झरने का शानदार दृश्य मेरे मन में उभर आता है। संयोगवश कविता ड्राइंग पेपर के पीछे थी और हर कोई पेंटिंग को स्पष्ट रूप से देख सकता था। सब बेवकूफ नहीं थे। जाहिर था कि यह कविता, जो सदियों तक चलती रहेगी, इसी पेंटिंग पर आधारित थी। जल्द ही एक कविता कही गई और रेस्तरां में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आखिरकार वे सभी एक ही संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर साहित्य से ज्यादा मार्शल आर्ट को महत्व देते हैं, फिर भी उन सभी में कुछ न कुछ साहित्यिक प्रतिभा जरूर है। सू जुए का चेहरा सुंदर था, असाधारण लालित्य था, तथा स्वभाव भी असाधारण था, मानो कोई निर्वासित अमर हो। इस रेस्तरां में, पूरे जोंगजोऊ में ही नहीं, बहुत कम पुरुष हैं, लेकिन कोई भी पुरुष सू जुए के रूप की तुलना नहीं कर सकता।
इसके अलावा उनकी साहित्यिक प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी कि कुछ महिला साधक उनसे इतनी प्रभावित हुईं कि वे उनसे अपने प्रेम का इजहार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकीं। क्या सू जुए ने ये कविता लिखी है? आन के दंग रह गईं। ये पेंटिंग तब बनाई गई थी जब वह अपने गृहनगर में थी और उस पहाड़ का नाम लुशान था। ऐसा लगता है कि सू जुए उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है, अन्यथा उसे माउंट लू के बारे में पता नहीं होता। इसके अलावा सू जुए की साहित्यिक प्रतिभा इतनी अद्भुत है कि उन्होंने पेंटिंग देखने के कुछ ही मिनटों के भीतर इतनी उत्कृष्ट कविता लिख डाली। उसने सोचा था कि जब सू जुए ने कहा था कि वह कविता लिख सकता है तो वह मजाक कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जूनियर भाई सू जुए मेरी इतनी परवाह करेंगे। आनके का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने सू जुए को लुशान वाली घटना के बारे में कभी नहीं बताया था। बस यही संभावना थी कि सू जुए ने उसकी जांच पड़ताल की हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने क्यों जांच की, तो वह उसे पसंद करता होगा, अन्यथा उसने बिना शर्त अपने लिए ये कविता नहीं लिखी होती और अपने लिए खजाने के लिए संघर्ष किया होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे अपने साथ टहलने के लिए आमंत्रित किया, बड़ी राजकुमारी से भी अधिक सुंदर होने के लिए उसकी प्रशंसा की, और यहाँ तक कि जब वह दोबारा आए तो उसे क्लाउड क्रेन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसे पसंद करता है। देखने वाले की नज़र में सुंदरता देखने वाले की नज़र में होती है। सू जुए की नज़र में वह ली चांगले से भी ज़्यादा सुंदर है। ये सोचते ही अनके का सुंदर चेहरा इतना लाल हो गया कि ऐसा लगा जैसे उसमें से पानी टपक रहा हो। उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा, सुंदर रूप तथा साहित्यिक प्रतिभा जो उसने अभी अभी प्रदर्शित की थी, तथा उसके प्रति उसकी चिंता ने अनके के दिल की धड़कनें तेज कर दीं। हालांकि सू जुए के शब्द थोड़े परेशान करने वाले थे, लेकिन कभी कभी गुस्से के कारण उसे अपने मसूड़ों में खुजली महसूस होती थी। लेकिन न केवल वह इसे नापसंद करती है, बल्कि वह इस आरामदायक और सुखद तरीके को पसंद भी करती है। नहीं, वह मेरी जूनियर सह प्रशिक्षु है, मैं अपनी कल्पना को कैसे उड़ान दे सकता हूँ। इनके ने तुरंत अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा था। मंच पर सुंदर युवक को देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। जाहिर है, युवा लड़की के दिल में एक बीज चुपचाप दफना दिया गया था। ली चांगले ने ईमानदारी से कहा, श्री सू के पास एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक है। चांगले उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन चांगले को अभी भी श्री सू से कुछ पूछना है। क्या बात है? सू जुए को पहले ही कुछ अंदाजा हो गया था। ली चांगले की आंखें सू जुए के खूबसूरत चेहरे को घूरते हुए चमक उठीं। श्रीमान सू, कृपया मेरे साथ भोजन करने और साथ में कविता पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ सिखा पाएंगे। उसकी बात खत्म होते ही ली चांगले के कान थोड़े लाल हो गए। ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष को खाने पर बुलाया था। यद्यपि उसने हमेशा इसकी योजना बनाई थी, लेकिन जो व्यक्ति कभी नहीं आया, उसने उसके संकोच को उसके हृदय में गहराई से दबा दिया। अब चूंकि सू जुए पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शर्मीली थी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सू जुए को घटनास्थल पर मौजूद अनगिनत पुरुषों और महिलाओं की हृदय विदारक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सब ने सांस रोककर सू जुए के जवाब का इंतजार किया। जाहिर है, उन्हें लगा कि सू जुए मान जाएगी। आखिर वो सबसे बड़ी राजकुमारी है, झेंगुआन राजवंश की सबसे खूबसूरत महिला है और शुद्ध शाही खानदान की है। भला उसे कौन पसंद नहीं करेगा। निजी कमरे में अनके भी घबरा गया। अगर सू जुए मान भी जाए तो क्या उनकी शाम की सैर बर्बाद हो जाएगी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद राजकुमारी। सू जुए को फिर से मिलना है। सू जुए ने मोती के पर्दे के पीछे दूसरी आश्चर्यजनक सुंदरता को देखा और हल्के से मुस्कुराए। एनकोर का दिल इस मुस्कान से भर गया और वह उत्साहित और खुश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या वहां मौजूद सभी लोग सू जुए को असमंजस से देख रहे थे? सू जुए ने तो इस मौके को ठुकरा दिया था जिसके लिए दूसरे लोग भीख भी मांगते। ठीक है, ली चांगले ने अफसोस के साथ आह भरी। वह सचमुच सू जुए के साथ डिनर करना चाहती थी। हालांकि ये देखकर कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया है, वह ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में निराशा की झलक थी। इसी समय जियाओकिंग भी स्क्रॉल लेकर बाहर आ गई। स्क्रॉल लेते ही सू जुए ने जियाओकिंग को आंख मारी। जियाओकिंग की कुछ शर्मीली निगाहों के नीचे वह निजी कमरे में लौट आया। बड़ी बहन। सू जुए निजी कमरे में दाखिल हुई और कुछ कहने ही वाली थी। छोटे भाई, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? एनके ने सू जुए की ओर देखा, अपने लाल होठों को भींचा और भावुक हो गई। सू जुए दंग रह गया। वह अचानक इतना भावुक क्यों हो गया? एनके, जिसने सोचा था कि वह अपना पूरा जीवन अभ्यास में बिताएगी, ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो जूनियर भाई, मैं तुम्हें एक मौका अवश्य दूंगी। यहाँ क्या बकवास चल रहा है?